लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपने झूठ नहीं बोला बिजनेस में, स्मॉल स्केल बिजनेस बनकर रह जाएगा। जितनी आप सच बोलोगे उतना ही आपको लोग साथ ज्यादा देते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई और आज जो एक मतलब आपने लार्ज स्केल बनाकर रखा, कई ब्रांचेस आपने अभी ओपन करी हैं हाल फिलहाल में ही, वो सारी चीजें कैसे सेटअप हुई? कहते हैं ना अलग कीड़ा था, वो अलग ही कीड़ा शुरू से था, कुछ अलग करना है। अलग करना है। तो बस ऐसे ही बस फिर एक गाड़ी लेके हम गुड़गांव में वैसे ही चले गए माल बेचने के लिए। माल बिका नहीं था, वहाँ माल बिक गई, फिर एक लीड मिली, फिर उससे बस आगे भगवान की दया से बढ़ता चले गए। घाट घाट का पानी पिया बिल्कुल। तो उसने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। तो चलते रहे जी। और कारवा बनता रहा। कहते हैं कि भाई भाई अगर एक हो जाए तो एक और एक 11 है। ये भाई भाई के रिश्ते को आपने कैसे संभाला? देखो दो चीजें होती है, करना एक पाना। एक करना और एक पाना। पाने में आप दूसरे को आगे रखो, करने में खुद को रखो। इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि कोई भी हमारी चीज जो हो वो एसेट बनी रहे, लाइबिलिटी ना बने? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ऐसी कहावतें होती थी, जुबान का पक्का, व्यवहार का पक्का और लंगोट का पक्का। इन 3 चीज में आप पक्के हो गए तो आप कहीं भी असफल नहीं हो सकते। कि मेरे सारे लोग आगे बढ़े, पहले मेरा ध्यान उस बात पे हो, कोई पीछे ना रह जाए। थिंक यही लाइफ की सक्सेस है कि हमारी लाइफ इंजॉयफुल हो, शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसके अच्छे से काम करें। मैं गुड़गांव को चल रहा हूँ, मैंने खुद देखा कैनविन को, तो बहुत बड़ा नाम बन चुका है। कैसे हुआ वो सब? मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने सिखाया कि हम जितने भी महीने की इनकम करते हैं उसका एक हिस्सा 1%, 2%, 5% आप समाज के लिए दान करो। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी माँ ने नहीं कहा, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हमारी सही परीक्षा हमारे विपरीत समय में नहीं है सर भाई। जब हमारे पास कुछ होता है तब हम क्या किस भाव के साथ उन्हीं नियमों पे हैं। सबसे मुश्किल काम वो है। वैसे तो सफलता की एक सिंपल परिभाषा है कि जो हमने सोचा वो मिल गया तो सफल हो गए। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज एक पॉडकास्ट नहीं है, एक सबक आप लोगों की जिंदगी के लिए है। क्योंकि कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। और जैसे भी बातचीत में चल रही थी हमारे गेस्ट के साथ, तो उन्होंने एक लाइन कही जो मैं यहाँ इंट्रोडक्शन में बोल देता हूँ कि ज्ञान जो है ना वो एक सोने की तरह होता है, स्वर्ण की तरह होता है। वो जितना आप सुनेंगे, जितना आप उसे तपाएंगे, जितना उसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके बारे में एक शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाँव से उठकर गुड़गांव तक पहुँचे, और गुड़गांव के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। वहाँ पर विंटर्स नाम की एक कंपनी को उन्होंने फॉर्म किया जो आज जानी मानी कंपनी है। क्या करती है, कैसे वहाँ तक पहुँची, वो सक्सेस स्टोरी भी हम जानेंगे। साथ ही साथ अपनी माँ की स्मृति में उन्होंने एक कैनविन फाउंडेशन बनाई जिसका हमने जिक्र सुना था कोविड के टाइम पर। उसके बाद लगातार वो कैसे चैरिटेबल काम कर रही है। गुड़गांव में अगर आप कभी जाएंगे तो आपको महसूस होगा गुड़गांव के बाहर भी उसकी काफ़ी आवाज़ सुनाई देती है। तो आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है डॉक्टर डीपी गोयल साहब, और वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, आप सब लोगों के लिए भी। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले मैं वेलकम कर लेता हूँ उनका। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर, जैसे अभी मैंने बहुत सारी बातें कही कि विंटर्स को आपने खड़ा किया, कैनविन आपका एक ऐसा फाउंडेशन है जो चैरिटेबल है, उसकी अपनी एक अलग सक्सेस स्टोरी है। लेकिन इन सब चीज़ों पर मैं आऊँ उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सफलता किसे कहते हैं? क्योंकि सफल बहुत लोग हैं लेकिन उनकी चर्चा अलग तरीके से होती है। लेकिन सफलता जब महानता में बदल जाए तो उसकी चर्चा अलग तरीके से होती है। आप क्या मानते हैं, सफलता और महानता में अंतर क्या होता है, और आप अपने आप को सफल मानते हैं महान? मैं तुषार भाई आपसे ही पूछता हूँ कि एक बॉडी फिट कब मानी जाती है, स्वस्थ कब मानी जाती है? जब उसमें कोई रोग ना हो, सारे ऑर्गन्स उसके अच्छे काम करें, मन से वो खुश हो। बिल्कुल। तो आई थिंक यही लाइफ की सक्सेस है कि हमारी लाइफ इंजॉयफुल हो। और लाइफ के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, तो लाइफ के भी अपने पिलर्स में मानता हूँ। तो सबसे पहले खुद जो आदमी सेल्फ में है, तो उसके सेल्फ में शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसके अच्छे से काम करें। तो पहली वर्टिकल खुद हो गया। ठीक है। दूसरा वर्टिकल मानता हूँ उसका फाइनेंशियल हालत कैसी है, क्योंकि अर्थ बिना सब अनर्थ है। और आदमी का शरीर, परिवार, सब सामाजिक पहचान पैसे से ही चलती है। बिल्कुल। तो उसकी आर्थिक जो स्वास्थ्य है वो उसका अच्छा होना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो घर में प्यार प्रेम आपका है। ठीक है। आपके कुछ क्लोज दोस्त, रिश्तेदार, आपका परिवार आपसे खुश होने चाहिए, आपके उनमें बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, प्यार प्रेम होना चाहिए। चौथा उसकी जो दायित्व हैं, समाज, राष्ट्र और धर्म, ये 6 पिलर्स मैंने अपनी लाइफ के, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है। वैसे तो सफलता की एक सिंपल परिभाषा है कि जो हमने सोचा वो मिल गया तो सफल हो गए।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो सही हो। बिल्कुल। कई बार हम चाह रहे हैं कुछ, अब वो हमारे लिए ही सही नहीं है, हमें लग रहा है वो सही है, लेकिन भगवान चाहता है कि इसके लिए अच्छा हो। ये जो चाह रहा है गलत चाह रहा है। बिल्कुल। तो सफलता खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अलग मायने हैं। एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए आपकी कोई किसी के पास जो कमी है वो उसको मिल जाए तो सफल मानता है। मैंने देखा कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे मिल जाएं, उसको बहुत सारे पैसे हो जाएं, जो आजकल सबसे ज़्यादा मानते हैं लोग, वर्टिकल या पैरामीटर, वो पैसे को ही मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताइए, पैसा बहुत हो जाए बट उसको उपभोग करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, जो आमतौर पे जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करते हैं जी। या मैं धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ समय ही नहीं निकाल रहा, या मैंने सो कॉल्ड कुछ लोग देखे जो सक्सेसफुल बोलते हैं उनका परिवार ही नहीं है, या जो केवल प्रो धर्म के प्रति काम कर रहे हैं, समाज में बहुत बड़े बदलाव लेके आए वो लोग, बिल्कुल, बट वो होलिस्टिकली मैं उनको सफल नहीं मानता। और आज मैंने भी इस लाइफ को पूरा एक एनालाइज करके पूरा एक कोर्स बनाया, या अपने आप से एक सिद्धांत बनाए कि इसको बोलते हैं समग्रता, समग्र जीवन जी। तो इन 6 पिलर्स पे जब हम निरंतर अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम आनंदित हैं, खुश हैं, तो इसको मैं सफलता मानता हूँ कि मैं शरीर मन बुद्धि से भी स्वस्थ हूँ, ठीक है, आर्थिक हालत भी मेरी निरंतर अच्छी हो रही है, परिवार में भी प्यार मेरा अच्छा बढ़ रहा है, दोस्तों में मैं समय निकाल पा रहा हूँ, और मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए भी अपना दायित्व निभाता हूँ, कंट्रीब्यूशन करता हूँ। और इसमें एक साथ जोड़ दें हम निरंतर बढ़ते हुए कर्म में, तो ये मेरी सेल्फ डेफिनेशन मुझे लगती है कि सफलता की है। यदि इसमें से एक भी पिलर हमारा अधूरा है, तो जैसे हमारे इसके 4 पिलर हैं, एक पिलर टूटा हो इस टेबल का, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेबल हो सकती है टेबल। हमारी बॉडी का ऑर्गन एक काम नहीं करता, बस आज थोड़ा सा मन नहीं है हट का काम करने का, थोड़ा सा रोग आ गया इसमें, तो आई थिंक बॉडी सही नहीं हो सकती। तो ये 6 पिलर एक दूसरे के पूरक हैं, और इनको सबको आगे बढ़ा के ही हम जीवन का उद्देश्य पूरा सोच सकते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप एक एग्ज़ाम देने गए 10th क्लास का, जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, उसमें से बस एक में फेल हैं आप, तो आप 11th क्लास में नहीं जा सकते, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके सारी बॉडी के ऑर्गन काम करेंगे तभी बात बनेगी। आपके बिजनेस में 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 के 6 डिपार्टमेंट अच्छा करेंगे तो बिजनेस अच्छा माना जाता है। आज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आपका अच्छा नहीं कर रहा, HR नहीं अच्छा कर रहा, बस पैसे नहीं आ रहे लोगों से जी। तो जब होलिस्टिकली सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो ये लाइफ में मानता हूँ। तो इन सारे पिलर्स पे हमें समय भी निकालना है, सीखते भी रहना है, आगे भी बढ़ते रहना है, और उसमें एक बात और, केवल आप नहीं, आपके आसपास के लोग भी। अच्छा। आपकी सफलता के मायने भी उसी बात से हैं कि आपके आसपास के लोग भी क्या उसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आप सोच के देखिए कि परिवार में आपका विरोध हो रहा है एक बात को लेके, आप इन सारे पिलर्स में अच्छा कर रहे हैं, बट घर वाले ही उस विषय पे साथ नहीं हैं, या उनके जीवन में आपने ऐसा कोई सुझाव से बदलाव नहीं किया, ठीक है, तो वो भी अधूरा है। तो सफलता के मानक में हम ये भी चीज़ साथ लेके चलेंगे, ये इनक्रेन प्रक्रेन कैसे भी जी आपको उनको साथ लेके चलना है। आप यदि आपके पास प्रोस्पेरिटी है, लेकिन उसको भोगने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके क्लोज रिश्ते साथ नहीं हैं, तो उसके कोई मायने नहीं है। और आपके साथ कोई दुख की घटना भी घटी और अपने लोग साथ खड़े हैं, तो दुख का पता ही नहीं लगेगा कब आपका दुख चला गया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपने लाइफ के अनुभव से यहाँ तक अपनी जर्नी में सीखा है, जिया है, और यही अब लोगों तक पहुँचाने का एक मैंने संकल्प लिया है जी, जिसके माध्यम से आज आपसे मिलना हो गया। नहीं, बहुत ठीक बात सर आपने कही, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बीच में ऐसी बातें लगी जो समाज में सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने कहा समय निकालना ज़रूरी है, आप कमा रहे हैं बहुत, लेकिन अगर समय नहीं निकाल रहे हैं तो आप कमाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग समय निकालना चाहते हैं बट नहीं निकाल पाते। वो सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, काम 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 काम, क्योंकि उनको लगता है कि उनके परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, उनके सपने पूरे करने हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि आपके अपने उसमें साथ होने चाहिए, आपके अपने लोग, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपके अपने पहले जलना शुरू कर देते हैं, आपको रोकना शुरू कर देते हैं। इन सब चैलेंजेस से कोई कैसे लड़ेगा?
और आप कैसे लड़े? हाँ देखो, ये दोनों बातें हैं। जब भी आप कुछ लीक से हट के बात करोगे या कुछ नया सोचोगे भी, तो ये एक ऑब्वियस बातें हैं। मेरे को जर्नी याद आती है, जब हम गुड़गांवा एक गांव से हम चले थे जी। तो हम थोड़ा लीक से हट के हमेशा चले। जब हमारे वहाँ लकड़ी काम करते थे तो लोग फायरवुड का काम करते थे, मैंने टिम्बर का रास्ता निकाला कि टिम्बर निकाल के उसमें मार्जिन ज़्यादा होते थे। तो विरोध होता था। हम आरा मशीन से, हमारे पिताजी की गुडविल थी, हम माल उधार पे लेके आते, बेच के पैसे देते थे वहाँ जाके। तो एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे उधार बहुत बढ़ गई, पैसे हमारे को मिल नहीं रहे थे, तो हमारे गांव में हमारे बारे में लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये फेल हो गए। उससे पहले कहते थे कि भाई ये जय किशन के छोरे जो हैं फेल होंगे और हमारी पूरी मंडी को भी ख़राब करेंगे। तो जब आप कुछ भी करते हैं, जब आप, तो उसका विरोध तो होगा। और ये एक थ्योरी भी लिखी गई कि पहले जब भी आप कुछ करोगे, पहले आपका उपहास होगा, फिर आपका विरोध होगा और आपके बारे में लोग गलत बोलेंगे, तब जाके स्वीकृति आती है आपके पास। तो एक प्रोसेस है। ये बहुत बड़ी लाइन है, सबको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जब आप शुरुआत करेंगे किसी भी बड़े काम की, तो आपको पहले रोका भी जाएगा, आपकी हंसी भी बनेगी, लेकिन अगर आपने उसको पार कर लिया, विरोध भी होगा। अगर आपने पार कर लिया तो आप सफल। उसमें पार कैसे करना है, ये विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। विषय है कि आप नेक नीति पे रहें। आप जो आपके साथ चल रहा है एज इट इज बातें, आपकी प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं आ रहे, आप वोकल होइए उसके लिए। भाई साहब विनम्रता के साथ, जी मेरे साथ ऐसी दिक्कत चल रही है और मैं आपके बीच में हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा और मेरा ये सोचना है, मैं ऐसा विजन देखता हूँ। सेम कैनविन फाउंडेशन जब बनी, मतलब बहुत जल्दी मैं यहाँ पहुँचा अभी बताने के लिए, बट हर विषय में आपका विरोध होगा। जब हम गुड़गांवा आए, जब मेरे पिताजी 2007 में एक्सपायर हुए, तो मेरे माताजी ने डिसीजन लिया कि पहले एक भाई, हम तो शाम में, मैं तो शाम में था, नवीन गुड़गांवा आ गया था जी। तो मेरी मेम्मा ने कहा कि एक ही छत के नीचे हम रहेंगे। तो मेरे पिताजी का बहुत अच्छा वहाँ प्रभाव था, हमारे पैतृक वहाँ पे मकान था, सारी चीज़ें थी। मेरी माँ ने फैसला लिया कि हम गुड़गांवा रहेंगे। पैसों की जरूरत थी तो मकान भी बेच दिया। अच्छा। तो मकान 11 लाख रुपए का बिका उस टाइम पे 2007 में। वो 11 लाख रुपए हमारे 1 करोड़ के बराबर काम आए। हमने वो मकान बेचा तो सभी ने विरोध किया मेरी माँ का कि ये तो पागल होगी औरत, अपने पति के जाते ही इसने मकान ही बेच दिया, ये अपने बच्चों को यहाँ से भी लेके जा रही है जहाँ कुछ स्टेबल नहीं है। तो खूब मजाक भी उड़ा, विरोध भी हुआ और अपनों ने ही किया। बट जब हमारा एक दिशा अच्छी हो, बिल्कुल, हमारा विजन क्लियर हो, फ्यूचर अच्छा दिखता हो, तो हमें कुछ डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोगों ने बहुत कुछ बड़ा हासिल किया, उन्होंने सख्त फैसले लिए, लीक से हट के लिए, लकीर से हट के लिए, जो लोग और कर रहे हैं उससे कुछ यूनिक किया, तभी जाके कुछ अलग हुआ। आपकी लाइफ को भी मैं देख रहा था, आपने जो डिसीजन लिया, बिल्कुल, कितना स्टेबल थे आप अपनी जॉब में, बट आपने कितना बड़ा फैसला लिया तुषार जी। एक कोई भी यूथ आपकी उम्र में ले ही नहीं सकता, हर बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए, और आप अनस्टेबल फील्ड की तरफ गए। लेकिन आज आप पूरे, आप लोग आपको देख के आपके दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो जब भी बड़े फैसले लेते हैं, बट इसमें एक बात हमें ध्यान रखने की है कि हमारे कोई भी फैसले दूसरे के हित के ना हो। आपका यूनिवर्स, आपकी कॉस्मिक एनर्जी, आप जो भी आप भगवान मानते हैं, किसी को कुछ भी मानते हैं, वो आपका साथ जब देते हैं जब आप अपने हित की सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे के हित की भावना आपके अंदर नहीं है। और इस बात को मैंने जिया है बचपन से। किसी का नुकसान नहीं होना, किसी का नुकसान होना ही नहीं चाहिए। और लोग कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए बेईमानी की जरूरत पड़ती है, झूठ की जरूरत पड़ती है। मेरा अनुभव इससे उल्टा रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी नीयत अच्छी रखनी है। साथ साथ जहाँ प्रॉब्लम आती है, आप कम्युनिकेट नहीं करते, आपको ओवर कम्युनिकेशन अपनी टीम में, समाज में, अपने क्लाइंटों के साथ करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपने झूठ नहीं बोला बिजनेस में, अगर आपने एक का आधा नहीं किया, तो आप बिजनेस में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपका बिजनेस एक स्मॉल स्केल बिजनेस बनकर रह जाएगा। देखिए, बिजनेस अपने आप एक बहुत बड़ी स्टडी है तुषार भाई। तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो कभी ऐसा मुझे मतलब जरूरत नहीं पड़ी हमें। हमारा शटरिंग में रेंटल इनकम का काम था, तो रिकरिंग इनकम थी। मैंने तो कहा कि जितनी आप सच बोलोगे उतना ही आपको लोग साथ ज़्यादा देते हैं। आप बोल के लीजिए कि यार मुझे इसमें थोड़े पैसे कमाने, इसमें मुझे दीजिए, मौका दीजिए, तो लोग देते हैं। बट उसके साथ साथ जो मैंने कहा, बिजनेस एक अपने आप में एक स्टडी है। बिल्कुल, कि आप कोई कैसा प्रोडक्ट आपका है, सर्विस कैसी है, उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप मार्केट की सोल्व कर रहे हो, बिल्कुल, आपका व्यवहार कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्राइसेस क्या हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, जो मेरा अनुभव रहा। बिल्कुल।
तो आप उसका फ़ायदा कर रहे हो। तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम है, जी। ठेकेदार को बोलते किसी के पैसे नहीं देते, आज तक हमारे पैसे किसी ने रखे ही नहीं। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत ऐसी पड़ती है क्या पता तो काम ऐसा रहा या जो भी रहा जी। बट आदमी यदि नेक नीयत से चलता है तो उसको यूनिवर्स गोयल साहब, शुरुआत कहाँ से हुई? अब मैं सक्सेस स्टोरी पर आता हूँ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि एक बिजनेस खड़ा कैसे होता है, जो धर्म के रास्ते पे चले, जो झूठ के रास्ते पे ना चले। कहाँ से शुरुआत हुई और आज जो एक मतलब आपने लार्ज स्केल बनाकर रखा, कई ब्रांचेस आपने अभी ओपन करी हैं हाल फिलहाल में ही, वो सारी चीज़ें कैसे सेटअप हुई? देखो ये तो हमें भी नहीं पता जी कैसी हुई, लेकिन हम तो चलते रहे जी। और कारवां बनता रहा। बट एक छोटे से गांव से शुरुआत की। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एक तोशाम छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मेरे पिताजी बड़े सामाजिक थे, मेरी माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर में बड़ा अच्छा माहौल था, धर्म का, पूजा पाठ का पूरा सिस्टम था। मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, बचपन से ये सब देखा है जी। रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा मुजुबानी हमारे को मतलब कई बार पढ़ी हमने लाइफ में, और चैंटिंग सब चलता रहता था। मेरे पिताजी को 1994-95 के आसपास एक बहुत बड़ा लॉस लगा। उस टाइम ईंटों के भट्ठे होते थे हमारे, तो ईंटों के भट्ठों वालों को बड़ा अच्छा माना जाता था। मेरे पिताजी भी अच्छे थे, व्यापार में व्यापारी थे, बनिया परिवार से आते हैं हम, तो बिजनेस में भी डीएनए होता है तो उस दौरान इतना लॉस लगा हमारे को कि बोलते ना भट्ठा बैठ गया। तो वो मेरी लाइफ में, मैं 7th-8th क्लास में था उस टाइम, जब थोड़ा सा बढ़ रहा था जी। और मेरे पिताजी को उस टाइम लॉस लगा था। ओके। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट मैं देखता हूँ। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, मेरा नाम देवी प्रसन्न गोयल है जी। अष्टमी के दिन मैं पैदा हुआ, तो उस दिन अष्टमी की पूजा चल रही थी। मेरे दादाजी में शक्ति आती थी माता जी की, तो वो मेरे जन्म से पहले उनको शक्ति आई कि आज तुम्हारे घर में बेटा होगा और मैं खुश हूँ, इसका नाम, बेटे का नाम देवी प्रसन्न रखना है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें पिछले जन्म की भी जुड़ी हुई आई मेरे साथ, कुछ ऐसी, कुछ जो मैं अभी अध्ययन करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखती भी हैं, समझ भी आती हैं। तो वो कुछ ऐसा रहा। और वो जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो 8th क्लास के आसपास, उस टाइम मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा होता था। मैं हरियाणा में 13वें नंबर पे आया, 2 नंबर कम थे मेरे हरियाणा टॉप में जी। मुझे वजीफ़ा मिला, 332 रुपये का पहला चेक आया। बट वो एकदम से जो टर्न हुआ मेरी लाइफ, पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई भाई। उस दौरान मेरी माताजी का जो रोल मैंने देखा, उसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को बताया। अच्छा। जैसे घर में ही दरी बनाना, कोई अखबार के लिफाफे बनाना, सीमेंट के कट्टों के बैग बनाना, मतलब मेहनत करना। मैंने ऐसा देखा था कि उस दौरान में घर में हमारी बहनों को काम में लगा के रखती थी मेरी माँ, हमें ही काम में लगा के रखती थी। तो उस दौरान सारा घर का काम जो महिलाओं का होता वो मैं सीख गया था, रोटी बनाना, सफाई करना, पूजा पाठ करना। उसी दौरान में हम सारे मिलके काम करते थे। यानी कि वो जो एक सेटबैक आया, वो सबने मिलकर वापस से स्टैंड होने की कोशिश की। बहुत कम ये बताता है कि फैमिली कितनी ज़रूरी है। हाँ। और वो जब 8th क्लास में मेरे अच्छे नंबर आए, वजीफ़ा आया, लेकिन 9th क्लास में स्कूल में फ़ीस के पैसे नहीं थे। और मुझे याद है कि अक्टूबर महीने में मेरा 9th क्लास में एडमिशन हुआ, तो उसमें भी मेरे बुआ जी ने उस एडमिशन के पैसे दिए। उतने पैसे भी नहीं थे कि स्कूल में एडमिशन हो पाए। और वो तकलीफ़ ऐसा विषय रहा। वो जो चैलेंज था जो 2 साल का था, वो बड़ा लाइफ में मतलब शिक्षा देने वाला था। तो उस दौरान तो ऐसा भी होता था कि घर में सब्जी नहीं बनती थी, कोई बथुआ आ गया, जो आसपास के खेत होते थे उनसे चटनी बना ली, प्याज की चटनी, लस्सी मांग के लिए आए। तो वो ऐसा सिस्टम होता था कि घर में, लेकिन आनंद बहुत था, खुशी बहुत थी, क्योंकि सूखी रोटी खुशी से खाते, खुशी से थे। लेकिन इसका बेस क्या था? धर्म कि कुछ भी नहीं है काम, तो जी चलो जी ये 10 माला कर लो, चलो जी ये, चलो सुंदरकांड करते हैं, चलो जी ये हनुमान चालीसा करते हैं मिलके, सारे ताली बजा रहे हैं, मस्ती से सारे सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो बस वो चीज़ें जो थी वो आगे बढ़ी। 10वीं क्लास मैंने वहाँ से की, उसमें भी मेरिट आई मेरी। फिर उसके बाद 11th-12th में मेरे पास मेडिकल नॉन मेडिकल ली, मैंने भिवानी गया मैं। वहाँ मैं मोरली थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि शहर में गया, शहर में ऐसा देखा कि कुछ अलग माहौल था। बट वहाँ भी क्लास में मेरा ठीक ठाक स्तर था। डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने भी सपना था। डॉक्टर नहीं बन पाया, पैसे नहीं थे। फिर तो शाम में ही फिर मैंने स्ट्रीम चेंज की, बीकॉम की, फिर एमए इकोनॉमिक्स की, एमबीए की। और ये सारी मैंने जो 7-8 सालों में पढ़ाई की, ये खुद के पैसों से ही की। ट्यूशन पढ़ाते थे, कहीं बच्चों को कुछ सिखाना होता था, मिल के करते थे ऐसे। तो ट्यूशन के पैसे से फीस भरना। फिर पिताजी ने जैसे व्यवसाय बदला, तो 9वीं क्लास से ही घर के पैसे का हिसाब मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया था।
अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सोशल थे, लोगों का मिलना जुलना आना जाना घर में रहता था। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि वो सारी चीज़ों ने हमारे को लाइफ में बहुत लर्निंग दी। और बट सबसे बड़ी जो चीज़ रही जो मेरे पिताजी ने सिखाई कि किसी भी स्थिति में हमारे रिश्ते और नाम खराब नहीं होना चाहिए। मेरी माता जी ने कहा कि कोई भी काम करें हम सत्य पे आधारित करें, धर्म के उस पे करें। धर्म की नींव हरी होती है, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है बट वो पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो जिया बस, फिर वो धीरे धीरे करके ऐसा मौका लगा, एक आरा मशीन हुई, आरा मशीन पे हमने काम किया। और जो मैंने पहला काम शुरू किया था वो पिताजी के जब पैसे सब नहीं इकट्ठे किए हमने मिलके 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। आप सोच के देखना, 4-5 साल मेहनत करके 2 लाख रुपए इकट्ठे किए और जब हमने अपने लेवल पे बिजनेस शुरू किया तो 4 लाख का लॉस लग गया। ये सन 2000 के आसपास की बात। अच्छा। अब -2 लाख से दोबारा फिर जर्नी शुरू हुई। तो बस वो था कि बस वो डेस्टिनी हमारे को गुड़गांव की तरफ ले आई। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि आप हारे नहीं। नहीं वरना 2 लाख जुटाकर 4 लाख का लॉस करने वाला इंसान हार के घर बैठ जाएगा। नहीं जी, वो तो जुनून अलग था उस टाइम, उम्र का भी था, सीखने का भी था। फिर वो बस कुछ नया करना है। मेरे पिताजी ने भी हमारे को पूरा मौका दिया, पूरा जो करना करो बेटा, बस गलत नहीं करना। और इस समय पे आप तोशाम में ही थे? तोशाम में ही थे। फिर 2000 में हमने फिर हम कुछ लीक से हटके चलते थे जी। कुछ हमारे वो कहते हैं ना अलग कीड़ा था, वो अलग ही कीड़ा शुरू से था, कुछ अलग करना है। अलग करना है। फिर वहाँ फायरवुड की आरा मशीनें चलती थी, हमने उनमें से टिम्बर निकाल के सप्लाई करना शुरू किया। वो गुड़गांव के व्यापारी वहाँ माल लेने आते थे, तो हमें लगा कि गुड़गांव कोई माल बिकता ही है। तो बस ऐसे ही बस फिर एक गाड़ी लेके हम गुड़गांव वैसे ही चले गए माल बेचने के लिए। माल बिका नहीं था, वहाँ माल बिक गई। फिर एक लीड मिली, फिर उससे बस आगे भगवान की दया से बढ़ता चले गए। ये 2002 से 2007 तक का सफ़र था जी। जो हमने डेली फिर सप्लाई करना शुरू कर दिया। 2 भाई थे, मेरी 2004 में शादी हो गई। फिर शादी के बाद मैं गुड़गांव तोशाम रहने लग गया, नवीन गुड़गांव आने लग गया जी। शादी तक 2004 तक, 2001 से 2004 तक मैं गुड़गांव आता था। अब एक भाई तो पीछे बैक एंड पे गाड़ियाँ लोड करवा रहा है, एक भाई यहाँ सप्लाई करने आ रहा है। तो ऐसा एक हमारा, मैं शुरू से ही प्लानर वाला रोल रहा मेरा, थोड़ा प्लानिंग करने वाला, नवीन का एग्जीक्यूशन वाला रहा। बिल्कुल। तो हमारी जुगलबंदी ऐसी हुई, वो भगवान के जैसे रास्ते बनते चले गए। फिर नवीन भी बहुत ज़बरदस्त मेहनती है, हमारी सक्सेस में उसका बड़ा योगदान है। फिर नवीन ने यहाँ गुड़गांव आके अपना एक स्कूटर रख लिया, अपने दोस्तों के साथ किराए पे शेयर करके एक कमरा लेते थे। वो कमरे में 4 दोस्त रहते थे जी। उसकी बाइक में 10 रुपये का पेट्रोल डलवा के शेयरिंग पे चलाते थे। फिर यहाँ मार्केटिंग करी, लोगों संपर्क बनाए, थोड़े रिस्क लिए, उधार दी। फिर धीरे धीरे करके फिर हमारे वो प्रॉफिट बनने शुरू हो गए। ऐसा करते थे हम, 12,000 15,000 की गाड़ी लेके आते थे, 1,000 रुपये कमा के शाम को वापस कर। तो उस दौरान में एक दिन में हमारा टारगेट होता था कि 3 गाड़ी लेके जाएंगे और 3,000 रुपये कमा के लाएंगे। तो वो 2002 के आसपास की बात थी। तो बस वो ऐसा फिर वो बना, कुछ यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी। हमने उस चैनल को थोड़ा चैनलाइज करने की कोशिश की। फिर हम थोड़ा लीक से हटके चलते थे। मोबाइल सबसे पहले पूरे तोशाम मंडी में मेरे पास था। अच्छा। वो भी हमने सिम बेच के, पहले 200-300 रुपये का सिम मिलता था, 700-800 में बिक जाता था जी। हमने उसकी सोर्सिंग निकाली, कहाँ से मिल सकता है, वो गुआना से मिलते थे। वहाँ से ला के फिर मैंने 2000 का पहला मोबाइल लिया था, पुराना ओल्ड, वो अपने पैसे की कमाई से खरीदा। फिर वो मोबाइल की वजह से यहाँ हमारा कनेक्ट ज़्यादा बन गया गुड़गांव में। और किसी के पास मोबाइल होते नहीं थे, संपर्क सूत्र हमारे बढ़ गए जी। फिर बस वो एक गाड़ी का ऑर्डर रोज़ का, 2 का, 3 का, ऐसे फिर माल शॉर्ट हो गया तो फिर पीछे राजस्थान में सप्लाई के लिए जाने लग गए। तो ऐसा कनेक्ट बना कि डिमांड भी बढ़ाई, सप्लाई भी बढ़ाई, उसको कनेक्ट किया। फिर पिताजी 2007 में बहुत बड़ा दूसरा जो सेटबैक था हमारी लाइफ का वही लगा। मेरे पिताजी जो इतने एनर्जी बूस्टर थे, हमारे सोशल थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था वहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। राजनीतिक सामाजिक जीवन था उनका। आपकी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी। वो एकदम से 53 साल की उम्र में चले गए, मेरी उम्र 26 साल थी जी। फिर बस फिर वो जिम्मेदारी आती है तो फिर बंदा फिर और थोड़ा ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल। फिर बस वो आगे बढ़ते गए। फिर यहाँ फिर हमने सप्लाई से फिर अपना स्टोर बनाया। फिर लकड़ी से लोहे पे आए, लोहे से फिर शटरिंग, लोहे की उस टाइम डिमांडिंग थी, फिर हमने उसको रेंट पे देने का काम किया। फिर 2007 से 2011 तक ऐसे गुड़गांव आगे बढ़ रहा था। बट 2007 के बाद धीरे धीरे स्टैग्नेशन आनी शुरू हो गई थी मार्केट में, रुकावट आनी शुरू हो गई थी, बैड डेब्ट्स बनने शुरू हो गए, बिल्डर्स पैसे नहीं देते थे। ये यूनिवर्सल मंदा था। ये वो भी समय था जब गुड़गांव बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। तो वो एक साथ जो स्टैग आया उसने फिर हमारे को फिर एकदम से रोका जी। बट जितनी बार भी हमारे को प्रॉब्लम्स आई उतना ही हमने बाउंस बैक किया। अपॉर्चुनिटीज़ हमने ओड सिचुएशन में ढूंढी, आपदा में ही अवसर हमने ढूंढा। फिर बस वो हम पहली ब्रांच हमने लखनऊ बनाई। फिर लखनऊ में हमारे
कुछ हमारे को भी कुछ तकलीफ आई, जी। फिर तकलीफ से लड़े, फिर उसके बाद हैदराबाद ब्रांच हो गई, फिर हैदराबाद से फिर बेंगलोर गए, बेंगलोर के बाद विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अब देखते देखते भुवनेश्वर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, रायपुर, कोलकाता, अब गुवाहाटी और चंडीगढ़ और अपना अहमदाबाद। तो अब हर साल हमारी कोशिश रहती है कि इंडिया के हर कोने को पोषित करना है। बिल्कुल। पीछे भाव यही था जो बचपन में हम करते थे, कुछ ऐसा आएगा एक दिन कि हम पूरी इंडिया में काम करेंगे। और मैंने दूसरे एक अपने पॉडकास्ट में बताया था कि संजीव कपूर जी को मैंने देखा जब इंस्पायर हुआ मैं उनसे, ओके। जो खाना खजाना में आते थे। तो 1995 में जी चैनल पे एक वो प्रोग्राम आता था खाना खजाना, आता था। तो मैंने देखा यार ये औरतों का काम माना जाता है बट ये प्राउडली कर रहा है और आज इतना अच्छा कर रहा है कि इसको टीवी में हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी किसी भी फील्ड में काम करूँ ऐसा करना है कि उस फील्ड का नाम मेरे से हो। बिल्कुल। वो ऐसे जुनून हो गया कि इंडिया में नंबर 1 काम करना है। और क्या करना है ये हमें नहीं पता था क्या कर रहे हैं, बट सोच ऐसी थी, विजन था भाई। विजन था ऐसा कि कुछ ऐसा करेंगे। फिर हमने लाइन नहीं छोड़ी, उस लाइन में वर्टिकल हम बढ़ाते रहे, एरिया बढ़ाते रहे, कुछ नया एरिया ऐड करते रहे, जहाँ डिमांड है वहाँ पहुँचते रहे, सर्विसेज ऐड करते रहे। बिल्कुल। फिर टेक्नोलॉजी को ऐड किया, कुछ जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे क्लाइंट की उसको सोल्व करने के लिए कुछ भी करना हो वो किया। तो बट इसमें जो 3-4 चीज़ें थी कि कुछ भगवान में भरोसा करना है, बड़ा सोचना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, हमेशा कुछ नया सीख के कुछ ना कुछ 6 महीने में 1 साल में ऐड करते रहना है, और उसके साथ साथ किसी का अहित नहीं करना। बिल्कुल। जो हमारा क्लाइंट है, मुझे ये भी याद आता है कि उस टाइम में ना मोबाइल में पैसे बहुत लगते थे, तो कोई मुझे फ़ोन करता तो मैं उसका फ़ोन उठाता नहीं था। तब इनकमिंग के भी चार्जेस जाते थे। मैं उसका फ़ोन उठाता नहीं था। मैं उठाने के उसका काट के फिर करता था। अच्छा। कि यार उसके पैसे ना लगे। मतलब मैं इतना सोचता था कि यार इसके लिए ये 1.5 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, मेरे लिए थोड़ी कम है, तो मैं उसका फ़ोन काट के फिर मिलाता था। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि आज वो बड़ी वैल्यू रखती हैं। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखता था मैं। ये समाज से आपको जो दूसरे बिजनेस कर रहे थे उनसे अलग बना रहा था। हाँ, अलग बना बैकग्राउंड में। हाँ, फिर मैंने कभी हमने किसी की मिस कॉल नहीं होने दी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रखा। और जो हमारे को आदत थी ना गांव वाली जल्दी उठना, इसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अच्छा। मैं 8 बजे भाई साहब ऑफिस पहुंच जाया करता। जब 2001 से 2007 तक हम गाड़ियों में रहे 6 साल, उस दौरान बहुत कुछ सीखा हमने। ट्रकों में जाते थे हम, सुबह 3 बजे उठ के 8 बजे गुड़गांव पहुंच जाए, यहाँ गाड़ी खाली करके जल्दी अपने हाथों से ही, और जल्दी वहाँ 3 बजे तक गुड़गांव से तो शाम गाड़ी पहुँचानी होती थी। तो वैसे वो जो ट्रकों में धक्के खाए बोलते हैं ना, जिन्हें धक्के खाए, जो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया। बिल्कुल। तो उसने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। बस वो समय ऐसा रहा, बस फिर वो ये 5-7 बातें थी जो हमने छोड़ी नहीं कभी। अच्छा, इसमें बीच में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि भाई का सपोर्ट बहुत था। हाँ। कहते हैं कि भाई भाई अगर एक हो जाए तो 1 और 1 11 है। लेकिन ये बहुत कम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहां आप थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, वहीं पे विवाद, और वहीं से ये कैसे आपने संभाले? परिवार जो संभालने वाली बात होती है, क्योंकि जब दोनों बड़े होते हैं तो दोनों अपने अलग अलग वर्टिकल चुनना शुरू कर देते हैं, अलग अलग होना शुरू कर लेते हैं। और आज तो लोगों ने रिवाज भी बना लिया, बड़े होने के बाद कहते हैं देखो कल को बिगड़ने से अच्छा है आज ही रास्ते अलग कर लेते हैं। ये भाई भाई के रिश्ते को आपने कैसे संभाला? देखो, रिश्ता भाई भाई का हो या कोई भी हो जी, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि अब जब हम सामने वाले को थोड़ा आगे रखते हैं ना, तो कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता। देखो, 2 चीज़ें होती है, करना, एक पाना। बिल्कुल। क्या? एक करना और एक पाना। पाने में आप दूसरे को आगे रखो, करने में खुद को रखो, तो आपका रिश्ता कोई भी खराब नहीं होगा। आज उल्टा हो रखा है, कर तू दे मिल मुझे जाए। आप इसको देखना, हर विषय पे आपका आएगा ये। कोई आप जॉब में हैं, किसी भी रिश्ते में आप, तो क्रेडिट लेने में आप सामने वाले को रखो। और ऐसे में लोग ये भी तो कहते हैं कि फिर हम पीछे रह जाएंगे। नहीं जी, ये नेचर का नियम है। ROI में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। ये प्रूवन नियम है जो मैंने जीवन में हमेशा जिया है। अच्छा। हाँ, आज किसी भी विषय में डीपी गोयल नवीन गोयल से पीछे नहीं है। और वो किसने किया? नवीन गोयल ने मुझे किया। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल। आप उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने बिजनेस अच्छा देखा, उन्होंने सोशल अच्छा देखा। 1 और 1 11 एक गाड़ी के 2 पहिए बन गए। बिल्कुल चल ही नहीं सकता उसके बिना। और ये बिल्कुल ठीक है कि 1 और 1 11 होते हैं। इसकी भी एक अच्छी अपनी एक थ्योरी है।
जब आप बिजनेस में या ऐसे रिलेशन में होते हैं तो 1 और 1 11 होते हैं, प्रेम में 1 और 1 1 हो जाते हैं, और जब जब ऊपर की बात होती है सनातन की, धर्म की, अध्यात्म की, वहाँ 1 और 1 0 हो जाते हैं, 0 हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम जीवन में अनुभव करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लिखी हुई बातें हैं या वैसे ही लिख दी, ये हमने जीवन में अनुभव किया है। आज हमारे जितने भी परिवार में रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े, जो हमारे स्टाफ में भी लोग हैं, मतलब जीवन जीने के 2 थ्योरी आप मान सकते हो, और दोनों ही बढ़ने की बातें मैं बता रहा हूँ कि एक थ्योरी बोलती है कि मैं बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस पे ध्यान दूँ, तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। इट्स ओके, ये थ्योरी अच्छी है। बिल्कुल। दूसरी थ्योरी ये है कि मैं ये ध्यान रखूँ कि मेरे सारे लोग आगे बढ़ें। पहले मेरा ध्यान उस बात पे हो, कोई पीछे ना रह जाए। मैं जहाँ हूँ, मैं जिस घर में हूँ, वहाँ के सब लोग आगे बढ़ें। वो मुझे, मैं तो अपने आप ही आगे बढ़ गया। आप देखोगे मेरा स्टाफ की इनकम बढ़ रही है, बिल्कुल, तो मेरी इनकम कहाँ कम होगी? आप सोच के देखो, आप उसकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब काम होगा अच्छा, कंपनी में इनकम बढ़ेगी, तभी तो उसकी इनकम बढ़ेगी। तो मेरा फोकस ये है कि यार इसका घर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरी माँ ने हमारे को ये अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत बार सिखाया। मेरी माँ एक बिल्लू बस सर्विस वाले होते थे, उनसे उनकी ऐसे हमारी सेटिंग होगी कि जो भी धार्मिक यात्रा हो तो मेरी माँ को जरूर लेके जाओगे। तो मेरी माँ की सहेलियाँ बन गई 10-12, तो उन्होंने पूरे भारत के धार्मिक स्थल उन्होंने यात्रा करवाए। तो मेरी माँ की कितनी सीखने वाली बात है। वो बस वाला कुक लेके जाता था 2 साथ में, और अपनी सारे सेटिंग ले जाता था, सिलेंडर, गैस, चूल्हा वगैरह। तो वो तो भी ऐसा ही था, धर्मशाला में रोकता था और बैठ के खाना बनाते थे कुक वगैरह। बिल्कुल। मेरी माँ पता है कैसी थी? सारी बस वालों की सवारियों का उन कुक के साथ मिलके खाना बनवाती, सबको खाना खिलाती, फिर खाना खाती, जबकि उनका काम नहीं था। तो ये बात बहुत छोटी सी है जी। इसका इस एक बात का हमारे जीवन पे कितना इम्पैक्ट होगा। जब तक मेरी माँ जी, उन्होंने कितने लोगों को अपने काम में जोड़ दिया। हमारे से पैसे ले लेती, भाई मैंने 10,000 रुपये खर्च करने, और जाके हमारे स्टाफ में बांटाती। तो तेरे के फ़र्क पड़ा है, हमारे यहाँ बोलते हैं। तो उनको कोई 200 दे दिए, किसी को 500 दे दिए। बात बहुत छोटी छोटी है। सर्दी शुरू होती, उनको गर्म कपड़े देना, उनको कंबल देना, ये उनके रूटीन की हैबिट थी। जब कुछ था भी नहीं तब भी ऐसा था। तो बस ऐसा ही था, वो जर्नी ऐसी रही। जब गुड़गांव आए तो 100 गज के मकान में हम दोनों भाई मैरिड थे, तो हम एक ही 100 गज के मकान के फ्लोर पे 3 साल हम रेंट पे रहे। तो मतलब जो जर्नी थी ना स्ट्रगल वाली, और जो जीवन के जो मानवीय मूल्यों की जो एक बेस बन रहा था, उसने लाइफ में बहुत गाइडेंस देने का काम किया। और आज जो तकलीफ जो आज यूथ को या किसी को भी आ रही ना, वो ये कि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो जीवन जीने के मूल्य होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं। तो आप लर्निंग कितनी कर लो, आप टेक्निकल, आप कितनी स्किलफुल हो जाओ, बट आपका फाउंडेशन जो आपकी मोरल्स हैं, आपके एथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो फाउंडेशन तो वो होनी चाहिए ना। तो सर भाई, नींव कमजोर है तो मकान कितना टिकेगा। हाँ, तो वो चीज़, वो रिश्ते हों, जो रिश्ते हैं, तो रिश्ते तो सिर्फ एक ही चीज़ में है कि आप देने की सोच रखो। और आज इतना, जितने भी हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, जितनी हमारे पास डिग्रियां जुड़ती जा रही हैं, उतने ही हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अब घर में 4 बच्चे हैं एक माँ बाप के, 3 सबसे पहले ज़्यादा पढ़ लिख के कोई विदेश जाएगा, कोई साउथ में जाएगा, कहीं और जाएगा। जो कम पढ़ा लिखा होता है वो माँ बाप को अपने साथ रखता है। तो इसका मतलब ये हमें समझना पड़ेगा, जो मैंने सक्सेस की भी डेफिनेशन दी, कि आपके 6 पिलर आपके साथ हैं या नहीं है। और आज तो ये ट्रेंड है, खासकर पंजाब के अंदर मैं देखूं, बच्चे चले जाते हैं बाहर दूसरे देश, माँ बाप अकेले बूढ़े और यहाँ हैं। क्या ये सफलता है? बिल्कुल भी नहीं है। आपने करोड़ों कमा लिए। सबसे ज्यादा असफल वही हैं। मतलब हो सकता है मेरे व्यूअर्स मेरे से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करें जी, क्योंकि सुनने वाले हो सकते हैं आपके व्यूअर यही ज्यादा, लेकिन माँ बाप वो महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं, लेकिन वो महसूस करेंगे कि शायद बच्चे को भेजकर हमने गलती कर दी। हाँ, वो तो होता ही है जी। बहुत सारे एग्जांपल मेरे सामने। आप पंजाब क्यों, आज पूरा गुड़गांव में ये हाल है। बिल्कुल, गुड़गांव में, पुराने गुड़गांव में माँ बाप रह रहे हैं और नए गुड़गांव में बच्चे रह रहे हैं। आप गुड़गांव की बात करिए आप। बिल्कुल। अब थोड़ा सा सुकून इसी बात का है कि भी चलो, मतलब हम दोनों भाई साथ हैं, रिलेटिव साथ हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो मायने तो सफलता के कह लो या खुशी के कह लो, वही है ना। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, जब भी मैंने शुरुआत में भी कहा था कि रिश्तेदारों को थोड़ा छोड़ते चले जाते हैं, या ये सोचते हैं कि अरे बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो अपने रिश्तेदारों को, वरना बात बिगड़ती है, रिश्ते बिगड़ते हैं। आपके साथ खासियत ये है कि आपने रिश्तेदारों को, बचपन के दोस्तों को और अपने आसपास के सब लोगों को अपने बिजनेस में शामिल किया। वो सब लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
ये सोच ने आपको रोका नहीं कि अरे ठीक है उनकी मदद कर देंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अपने साथ मत रखो? देखो, बात तो आपकी भी बिल्कुल सही है कि आप वैसे मदद कर दो, वैसे तो अच्छा मॉडल वही होता है। अपने काम में आने वाले टाइम में फिर आगे जाके तकलीफ आती है, और कई बार हमें भी आई। लेकिन मेरी माँ ने भी एक बात हमेशा सिखाई हमें कि पता नहीं किसके भाग का हम खा रहे हैं। तो अब वो जो कोई रिलेटिव है हमारा, वो कुछ भी थोड़ा उसका काम ठीक नहीं चल रहा, हमें भी अपना काम बढ़ाना है, तो वो साथ है, तो उसकी वजह से हमें, अब जैसे हम 18 शहरों में काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, हर शहर में एक पार्टनर बनाया अपने रिश्तेदार को, और उसमें एक स्टाफ को हमने पार्टनर बनाया। वो स्टाफ और रिश्तेदार को हमने मिला के वो उसको शहर दे दिया। हमारी गाइडेंस है, हमारा गुडविल है, हमारी एक नॉलेज है, बिल्कुल, और हमारा फाइनेंस है, वो काम करता है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होकर ब्रांच को चलाते हैं। तो आप भी तो आगे बढ़ रहे हो ना। बिल्कुल, आप किसी गैर पर भरोसा करने से अच्छा अपने किसी अपने पे कर लो। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और मान लो कुछ आपके 1, 2, 5%, 10% रिश्तेदार बोलते हैं ना, आजकल ये बड़ा ट्रेंड है यूथ का कि भाई रिश्तेदारों से दूर रहो, यही सबसे पहले टांग खींचते हैं। तो यार टांग खींचेंगे तभी तो हम अनुशासन में रहेंगे। जिन लोगों ने मुझे गालियां दी तो शाम से निकलते हुए, आज उनकी वजह से तो हम यहाँ सही हूँ मैं। जब हम गुड़गांव में आए तो यहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया, उनके विरोध की वजह से तुम आगे बढ़ा। तो कुछ रिश्तेदार आपके 10-20% ऐसे हैं, फिर उनके लिए ऐसा क्यों सोचना कि वो खराब है? वो हमें अनुशासन में रखते हैं, और कौन रख सकता है आपको बताओ? तो आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए। आप मान लो कोई भी आदमी मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसकी वजह से मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। अप्रोच बदलने की जरूरत है, परेशान नहीं होना, उससे सीख लेना है। भाई साहब बहुत, आप मान लो हमें कोई भी नया शहर में कोई नई ब्रांच करते, सबसे आपकी पहले लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट आया जब ऐसा हुआ? हमारे तो रोज ही आते हैं, मतलब हर साल ही आता है कोई न कोई। एक नटवर लाल, कोई हमारे को क्लाइंट मिल गया जो थोड़ा तकलीफ दे रहा है, उससे हमें फिर वो उसने क्या तकलीफ दी वो अगली बार हम ध्यान रखते हैं। जब भी हमने शुरुआत में नई ब्रांच बनाई तो सबसे पहले तो वही लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में खासकर, कि वो आपको भी माल ले जाएंगे, पैसे नहीं दे रहे, माल भी चोरी कर दिया, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। रिश्तेदारों में भी ऐसा बहुत आए। सबसे पहले जब हम गुड़गांव के लिए चले थे तभी कुछ रिलेटिव ऐसा बोलते थे ये फेल होंगे फेल होंगे। अब यहाँ आए तब भी ऐसा हुआ, कुछ रिलेटिव्स ने हमारे कंपटीशन में काम शुरू कर लिया। मार्केट है, समुंदर में आप 10 बाल्टी निकाल दो डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम उन शहरों में काम नहीं करते जहाँ कोई तकलीफ आ गई या कंपटीशन आ गया, तो प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल, लोग एमएस में काम करते हैं, मैंने एल्यूमिनियम शुरू कर लिया। एल्यूमिनियम से फिर एल्यूमिनियम रेंटल पे आ गए, एल्यूमिनियम रेंटल से अब एल्यूमिनियम की जितने भी पुरानी साइटों में माल बना हुआ है उसको परचेज कर रहे हैं हम। तो बट आपको ध्यान रखना बहुत पड़ता है कि आपका कोई बंदा परेशान तो नहीं है। मतलब इस टाइम पे आगे मुझे जो मेरा काम लगता है बिल्कुल वो एक ही बात का लगता है कि सबका ध्यान रखना है। बिजनेस का वो अपने आप ध्यान रख लेते हैं। सबका पेट भरा रहे, सबकी आत्मा शांत रहे, तो वो हमें एसेट बन जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में, एसेट बनाना और लाइबिलिटी बनाना। इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि कोई भी हमारी चीज जो हो वो एसेट बनी रहे, लाइबिलिटी ना बने? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सबसे पहले मैं खुद को ही देखना पड़ेगा, मैं तुषार भाई के जीवन में सुख देने वाला हूँ या दुख देने वाला हूँ। एसेट और लाइबिलिटी, मैं एक बात और बताता हूँ तुषार भाई, ये ना कोई भी विषय हो उसको सिंप्लीफाई कर दो। बिल्कुल, मैंने ना लाइफ के हर स्थिति को, हर बात को, हर कोई भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके उसका सॉल्यूशन देखता हूँ। तो एक ही बात पे ध्यान रखो, आप सुख देने वाले हो दुख देने वाले हो, चाहे आप स्टाफ हो चाहे रिलेटिव हो, कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। या दूसरी चीज़ ऐसे देख लें, तुषार भाई की मेरे से क्या उम्मीद है? कि आपकी उम्मीद थी कि मैं 11:30 बजे तक पहुँचूँ, क्या मैं पहुँच रहा हूँ? ठीक है, मैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मेरी प्रेजेंस से आपके चैनल पे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके व्यूवर्स के लिए क्यों हो रहा है? मेरा ध्यान यदि इस बात पे है कि आपकी उम्मीद मेरे से क्या है, मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा डिलीवर करूँ। जी, अब होटल पे हम खाने जाते हैं तो कुछ उन्हें सलाद एक्स्ट्रा दे दिया, कुछ नींबू मिर्च मसाला चटनी एक्स्ट्रा दे दी, कुछ उसने अच्छे से वेलकम किया, जाते हुए उसने थोड़ी सौंफ सुपारी एक्स्ट्रा दी। बिल्कुल, तो हम उसको याद रखते हैं जो एक्स्ट्रा मिला, और ये हमारी टेंडेंसी भी है। आपसे जितना कमिटमेंट किसी का था, आपने उससे ओवर डिलीवर करना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना, ओवर डिलीवर करना। देने की सोच रखनी है, लेने की नहीं। सिंपल। आप यदि एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आप एसेट हो, आप एक्स्ट्रा नहीं दे रहे तो बोझ हो। आपने 20,000 रुपये, मैंने 20,000 रुपये सैलरी ली और 20,000 का ही काम किया, तो भी मैं एसेट्स नहीं हूँ।
और यदि सारी भी बात छोड़ दो ना कि आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे, कई बार नहीं दे पाते हम भाई, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कम से कम आप तकलीफ नहीं दे रहे उसको। आप उसकी सोच में, मेमोरी में आओ जब, तो आपके बारे में सोच के सुकून मिले उसको। कई बार क्या होता है, उंगली करते रहते हैं बिना बात की, है ना, और वो परेशानी देते रहते हैं बिना ही बात की परेशानी। बिल्कुल। तो कई बार तो कुछ लोगों का नेचर ये भी होता है कि सब शांत क्यों है। अशांत क्यों है। कई बार ऐसा भी लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो अच्छा क्यों चल रहा है? हमारे ही हो जाता है ये कि यार कुछ मजा सा नहीं आ रहा। कुछ करो भाई, कुछ करो भाई, तो हम उल्ट पुल्ट कर देते हैं कुछ। बिल्कुल। और ये मोस्टली लोगों का तरीका मैंने देखा। अभी जो आजकल सो कॉल्ड जो नए बिजनेसमैन जो लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि मुझे इसमें क्लाइंट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, या अपने लिए भी खुद कि मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। बस काम में लगे रहेंगे, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। और उनको पता भी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो भी लगे हुए हैं। तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट इन छोटी छोटी बातों से ही सिस्टम बड़ा बनता है। तो ये बातें आप मतलब हम कॉमन ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम सबके साथ काम करते हैं, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है हमारा। व्यवहार मतलब हम लेखे के पक्के नहीं हैं, अकाउंट्स के पक्के नहीं हैं। मैं मतलब आपसे लेन देन कर रहा हूँ, अपना हिसाब ही मैच नहीं है दोनों का। और मोस्टली बिजनेसमैन का साथ ऐसा होता है, हिसाब के पक्के नहीं है, लेन देन के पक्के नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। जिसके अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे, हमारी ये शुरू से आदत रही, पैसे लेन देन लेट हो सकते हैं, हिसाब हमारा 24 घंटे मैच है। हमारा पहले दिन तक का अकाउंट अगले दिन 2 बजे तक मैच होगा ही होगा। ये शुरू से हमारी आज से 25 साल की मेरी ये प्रैक्टिस है पूरी है कि हमारा 24 आवर्स में अकाउंट्स अपडेट होगा। वही हमारी टीम को फिर आदत पड़ी। तो मतलब हिसाब के पक्के ना होना, आई थिंक कमिटमेंट के पक्के ना होना। मेरे जैसे गांव में कहावत होती थी ना पहले, कुछ ऐसी कहावतें होती थी, जुबान का पक्का, व्यवहार का पक्का और लंगोट का पक्का। इन 3 चीज़ में आप पक्के हो गए तो आप कहीं भी असफल नहीं हो सकते। वाह। आप अपनी जुबान के पक्के रहो, आप अपने व्यवहार में, लेन देन में पक्के रहो, और आप अपने कैरेक्टर में पक्के रहो। बिल्कुल। तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। अच्छा, बात तो एक ये है, अब जीवन जीने के लिए एक ही बात बहुत है। सही बात है कि आपने कोई कमिट किया, उसको पूरा कर रहे हो आप। इसमें तो सब कुछ ही आ गया। आप अपने लेन देन में अच्छे हो तो आदमी की पहचान, मान लो एक औरत की पहचान, मान लो एक उसकी ब्यूटी में हो सकती है कि ब्यूटीफुल है। आदमी की ब्यूटी पता है क्या है? आदमी की ब्यूटी है कि लेन देन कैसा है उसका। केवल एक क्राइटेरिया मान लें हम उसका कि अरे आदमी खरा है। अच्छा बोलते हैं ना, आदमी खरा है, आदमी खरा है, खरा है। अच्छा, इस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 60-70% लोगों की बेकार हो चुकी है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब लोग पैसा आया, महीने की इनकम आई और खर्च कर देते हैं। इसका तरीका पता है क्या होना चाहिए तुषार भाई? हमने एक परसेंटेज फिक्स कर लिया कि मेरी कमाई का मैं 15% री इन्वेस्ट करूँगा, सेविंग करूँगा। तो मेरे पास 1 लाख रुपए महीने के आए तो मैं 15,000 पहले अलग खाते में डाल दूँ, फिर 85,000 में घर चलाऊँ। लोग उल्टा करते, पहले खर्चे करते हैं, फिर देखते हैं कुछ बच गया तो कर देंगे। उल्टा करना चाहिए। और यही अब बातें तो बहुत कर देंगे। ये सब सिस्टम बनाने की बात है। और अभी जैसे आपके साथियों और आपके जानने वाले लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गोयल साहब के अंदर, वो ये है कि ये सिस्टम बहुत तगड़ा बनाते हैं। मतलब ऑटो मोड सिस्टम बनाकर रखेंगे कि मैं रहूं यहाँ पर, इस जगह पर या इस जगह पर ना रहूं, सिस्टम अपने आप काम करता रहेगा। आजकल बिजनेसेस जो डेवलप करते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमेशा बिजनेस वो होना चाहिए जो ऑटो मोड पे चले। ये सिस्टम बनाने वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए सिस्टम? मैं नहीं कह रहा कि ये सिस्टम मैं बनाता हूँ जी। जिसको भी आगे बढ़ना है, ये बढ़ना भी ना हो, चाय की दुकान के भी अपने नियम होने चाहिए। बिल्कुल। घर चलाने के भी अपने नियम हैं। और ये संसार कैसे चल रहा है पता है तुषार भाई? कितना मैकेनिज्म, कितने जीव जंतु, वनस्पति, कैसे यूनिवर्स का भी एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जी। बिल्कुल। और इस सिस्टम को ही साइंस बोलते हैं, ये विज्ञान है। और जितनी भी तकलीफें आ रही हैं आज, जो कैंसर हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी का सिस्टम कहीं बिगड़ा है। बिल्कुल। तो सिस्टम तो पहली जरूरत है। और सिस्टम बनाते हुए आपने बोला कि क्या चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले पता है मैं क्या चीज़ का ध्यान रखता हूँ? हमारे आसपास के जितने लोग हैं उन सब के लिए उस नियम का भला होना चाहिए। खासकर जो नियम को लागू करवाने वाले लोग हैं। लोग बोलते हैं कि नियम बनते क्लाइंट के लिए बनते हैं। मेरा उल्टा सोचना है, पहले नियम अच्छे होने चाहिए अपने स्टाफ के लिए।
दूसरे आपके वेंडर और एसोसिएट्स के लिए। जी। आप इनके साथ नियम अच्छे बना लो, आपका क्लाइंट हमेशा खुश रहेगा। और क्लाइंट खुश लगातार बना हुआ है तो बिजनेस तो सक्सेस आप क्लाइंट तो वो हम खुश कर ही नहीं सकते क्लाइंट को। क्लाइंट को खुश करेगा हमारा स्टाफ, हमारा नियम, हमारा सिस्टम। आप उनके भले की सोच लो, स्टाफ के भले की। एक ऐसा ही कोई कॉन्फ्रेंस था, वहाँ मेरा जाना हुआ BNI। ये पॉडकास्ट स्टाफ में जो लोग काम करते हैं ना, एम्प्लॉय लेवल पे जो लोग हैं, वो बड़ा पसंद करेंगे। नहीं, ये मैं कोई अलग नहीं बता रहा जी। ये नियम है ये। और जो व्यापारी भाई इस बात का ध्यान नहीं रखता, वो ही आगे चल ही नहीं पाता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्यक्ति की 2 इनकम होनी चाहिए। जी। कौन कौन सी? एक फिक्स, एक वेरिएबल। ठीक है। एक बंदा स्टाफ में वो ज़्यादा काम क्यों करेगा भाई? क्यों करे उसको? उसका कारण दो ना आपकी वो ज़्यादा काम करे। बिल्कुल। इंसेंटिव दो उसको। बिल्कुल। ओवर टाइम दो, इंसेंटिव दो। अब मेरी सैलरी 20,000 रुपये मान लो, और मेरा मन कर गया मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी वाइफ को मुझे गोलगप्पे खिलाने हैं या मुझे उसे ट्रीट करना है, उसमें 500 रुपये का खर्च हो गया। मैं तो नहीं चाहूँगा यार 20,000 में से खर्च करूँ। मेरी कुछ ऊपर की कमाई बने और वो नेक नीयत से बने कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, इंसेंटिव आया तो उसमें से दूंगा भाई। और 20,000 की कमाई तो मैं जाके मेरी घरवाली को दूंगा, मैं जाके अपने उसके हाथ में रखूंगा, या उसकी प्लानिंग मैंने की उसको ही करूंगा मैं। तो इस बात को मैंने शुरू से ही समझा कि हर बंदे के हाथ में उसकी सैलरी का 10% कम से कम उसको एक्स्ट्रा किसी न किसी बहाने का मिलना चाहिए। तो उसको हमने मौके दिए कि मार्केटिंग में आप ऑर्डर्स बनाइए, कलेक्शन में आप कलेक्शन के आपके इंसेंटिव होंगे। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ जिसके जो इंसेंटिव्स बन सकते हैं। मतलब आप कोशिश करिए, और जब कोशिश करते हैं तो आप बनती है बात। तो अभी 60-70% लोगों के मेरी कंपनी में इंसेंटिव है। अच्छा। तो वही सूत्र है जो हमें यहाँ तक लेके आए। ये रील काट के आप अपने बॉसेस को भेजिए इंसेंटिव के लिए। आप बता सकते हैं किसी का नहीं हो रहा हो तो, मेरी टीम में भी। जी। तो मतलब ऐसा कोशिश हमें करनी चाहिए। और आपकी ग्रोथ तब मायने रखती है जब आपके लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और यदि आपकी इनकम की ग्रोथ नहीं है ना माय डियर तुषार, तो आप उनके जीवन में कुछ खुशहाली आ रही है जी, ईजीनेस आ रही है जी, मल्टीपल स्किल उनके डेवलप हो रही है, वो कुछ अपने जीवन को आनंद से जी रहे हैं, अपने काम को जल्दी पूरा कर रहे हैं, जहाँ इनकम तो नहीं बढ़ सकती, हर एक पोस्ट की लिमिट है। हाँ। अब गार्ड की सैलरी 15,000 से 30,000 तक हो सकती है। हाँ। 30,000 से ऊपर वो सैलरी दे ही नहीं सकते आप, सब्स्टिट्यूट देखने लगोगे, वो भी एक सिस्टम है। अकाउंटेंट की सैलरी मान लो 15,000 से शुरू होकर 80,000 रुपये, 90,000, 1 लाख तक जाती है एवरेजली कंपनी। उससे ऊपर जाने के लिए तो आपको और कुछ करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा और बड़ा सिस्टम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट यदि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो आपके जीवन में आसानी कितनी आ रही है, तो आप उसके जीवन को आसान करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? मेडिकल पॉलिसीज हैं, आप उनकी खुशी में शामिल हो रहे हो, उनको एक फैमिली वाली फीलिंग दे रहे हो। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। ये वो फ्रीबीज है जिसके लिए एम्प्लॉय आपसे आपके साथ दिल से कनेक्ट होता है। एक होता है कि वो ठीक है सैलरी ले रहा है, काम कर रहा है, दैट्स इट। बट अगर वो आप चाहते हैं कि वो दिल से मेरे लिए काम करे, वो दिल से लॉयल्टी दिखाए, तो उसके लिए आपको भी कुछ एक्स्ट्रा फ्रीबीज देनी। फ्रीबीज नहीं है ये तो मेरे ख्याल में लगता है कि मैंडेटरीज हैं। ये तो हमारे करना चाहिए, ये हमारे को पहले करना चाहिए। आप सामने वाले की होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? बिल्कुल। और आज किसी को दिस आर ऑल रिलेशंस आर ट्रांजैक्शनल। तू क्या करेगा, मैं क्या दूंगा, बिल्कुल, मैं क्या करूंगा, तू क्या देगा। गिव एंड टेक की भावना सबके इतना ट्रांजैक्शनल हो गया हमारा, तो कैसे जीवन चलेगा यार? तो बॉन्डिंग तो जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट होती है, बिल्कुल, दैट इमोशंस आर द सीमेंट। अब मान लो सीमेंट है ही नहीं तो ईंटें कैसे रुकी रहेंगी, गिरेंगी वो। आज मियाँ बीवी का रिश्ता इतना ट्रांजैक्शन होता जा रहा है, तभी रिश्ते कहाँ रुक रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत चिंता होती है इस विषय को लेके कि कैसे समाज कैसे बने। क्या लगता है आपको कहाँ फेलियर है? यही फेलियर है, इमोशनल रिश्ते नहीं है, ट्रांजैक्शनल बेस हो गया सब, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। और अब और बड़ी बात क्या है कि जो सो कॉल्ड जो समाज को दिशा दिखाने वाले लोग हैं वो भी कह रही हैं कि शादी क्या जरूरी है। बिल्कुल। तो जो बेस हमारा इस पूरे संसार का जो बेस है यूनिवर्स का, वो तो यही है ना, रिश्ते ही तो हैं। बिल्कुल। अब कैनविन फाउंडेशन में भी हम इन्हीं की कोशिश करते हैं। मैं इसी पे आने वाला था, ये कैनविन बना कैसे? कहते हैं लोग उन्होंने मुझे बताया, जो गूगल ने बताया कि माँ की जो याद थी आपके मन में, उसने कैनविन का बीज रोप दिया।
कैसे आया ये आइडिया, कहाँ से आया? और आज क्योंकि बहुत बड़ा नाम है कैनविन अपने आप में, मैं गुड़गांव को चल रहा हूँ, मैंने खुद देखा कैनविन को, तो बहुत बड़ा नाम बन चुका है। कैसे हुआ वो सब? ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन को, जो एक अधूरे जीवन को थोड़ी पूर्णता या एक सेटिस्फेक्शन देने का काम कैनविन फाउंडेशन ने किया। जी। हम बहुत कुछ बटोरते रहे, तो बटोरते रहें तो उसकी क्या वैल्यू है? मुझे नहीं लगता। जब हम कुछ बांट रहे हैं साथ साथ, जी। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने सिखाया कि हम जितने भी महीने की इनकम करते हैं उसका एक हिस्सा 1%, 2%, 5% आप समाज के लिए दान करो। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी माँ ने नहीं कहा, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हमारे शास्त्र कैसे शास्त्र- दशांश का हिस्सा हमेशा बिल्कुल बात है, होती है 10% की। बिल्कुल कुछ भी करें आप हमारी तो आप आटे को आटा दे रहे हो, चींटी को, गाय को रोटी दे रहे हो, आप पक्षियों के लिए पानी रख रहे हो। कितनी बड़ी सोच है ये, हम देने की सोच रखते हैं। बिल्कुल। पैसा थोड़ी लगता है इसमें। तो इसी तरह मेरी माँ को 2015 से 2018 कैंसर हुआ, और वो हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट और सेटबैक था लाइफ का। मेरी माताजी की उम्र 60 ईयर्स थी उस टाइम, और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो एकदम से पता लगता है मेरी माँ को, जिसको हमने कभी बुखार में नहीं देखा, जो बिल्कुल स्वस्थ, और एकदम से पता लगता है 4th स्टेज लंग कैंसर, और 3 महीने की इनकी लाइफ है केवल। तो हमारी लाइफ पे उस टाइम कैसे बीती होगी आप समझ सकते हो। बिल्कुल। और बस वो एक ऐसा फेज़ था, कुछ बचपन से ऐसा था। मेरे पिताजी ने सीख दी कि समाज के लिए कुछ करना है, तो वो भी साथ में एक वो था मन में कि कुछ करना है। 2015 से 18 में माँ के साथ रहा, तो मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब आप तुषार भाई मेरे घर में, या एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, भगवान ना करे आपके घर में कोई दिक्कत आती है, तो पहले क्या देखोगे आप कि मैं किस हॉस्पिटल में जाऊँ, बिल्कुल, कहाँ मेरा इलाज अच्छा होगा, बिल्कुल, जहाँ डॉक्टर भी अच्छा हो, जहाँ मेरी पॉकेट पे भी ज़्यादा वजन ना पड़े, बिल्कुल, जहाँ मेरे साथ चीटिंग ना हो, है ना। और जो टाइम फ्रेम आप बता रहे हैं उसी टाइम फ्रेम मेरे पिता को भी उस वक्त कैंसर हुआ था, तो वो चैलेंजेस मैंने भी देखे हैं। उस टाइम पर कैंसर को लेकर ना इलाज ढंग के थे, अब तो फिर भी बहुत ग्रोथ हो गई इस सेक्टर में, ना इलाज ढंग के थे और न हॉस्पिटल्स में आपको इतनी सुविधाएं थी। बहुत मुश्किल दौर था। तकलीफ। तो मैंने उस दर्द को बड़ा नज़दीक से देखा। मैं मेरी माँ को 2 बार जर्मनी लेके गया ट्रीटमेंट के लिए। तो जिस दौरान भी मेरी माँ के, उस दौरान 3 साल में मैं 80% टाइम माँ के साथ ही रहा जी। तो वो बड़ा इमोशनल हमारी शेयरिंग्स होती थी। तो मेरी माँ ने कहा यार देखो कितने लोग परेशान हैं, अब तू तो चलो भाई खर्चा कर रहा है अभी ठीक है, वो ये लोग देखो कितने परेशान हैं, तो कुछ कर इनके लिए। बिल्कुल। तो बस वो फिर वो उसी दौरान मैंने सोच लिया था, या भगवान ने ऐसी विजडम दी कि कुछ करना है लाइफ में। मेरे डॉक्टर्स के साथ बहुत दोस्ती हो गई, करीबन 50-60 डॉक्टर मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। बिल्कुल। तो बस वो फिर मैं उनसे बातचीत करता रहता था कि क्या कर सकते हैं। फिर 2018 में माता जी का देहांत हुआ। 2019 8 मार्च को हमने कैनविन फाउंडेशन के नाम से शुरुआत की, कैंसर पे विन। तो जो कैंसर से लोग ठीक हुए हैं उनके एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके कैमरे में और लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो ठीक कैसे हुए। भाई इतनी सही शुरुआत हुई थी। 19 के बाद कोरोना आया, कोरोना में हमने बहुत काम किया जी। पहले कोरोना वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट कैंप, घरों में दवाइयाँ पहुंचाना, एक ऐसी चैनल बना के ऐसे 64 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया हमने। 24 घंटे फ्री कंसल्टेंसी हम करते थे। अच्छा। फिर एक पॉलीक्लिनिक बना लिया था हमने 2019 में ही। फिर वो ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई कि कोरोना में हमने बहुत काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर, एक ओयो की बिल्डिंग लेके 28 बेड्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। वहाँ 20 दिन जो वो एकदम से सिनेरियो था ना, उस 20 दिन हमने बहुत काम किया। करीबन कोविड की सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने प्लाज्मा बैंक बनाया, जिला प्रशासन के साथ मिलके काम किया जी। तो वो एक अथॉरिटी मिल गई हमें शहर की तरफ से, एक पहचान मिल गई। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप और ज़्यादा काम करते हो। बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट मिली। बिल्कुल सही बात है। फिर वो धीरे धीरे करके पता ही नहीं लगा कब में 5-6 साल में 5 पॉलीक्लिनिक हो गए, एक कैनविन आरोग्य धाम हो गया, एक कैनविन आरोग्य रथ चलाते हैं हम, जो कॉलोनियों में जाके 20 रुपये में 3 दिन की दवा भी देता है, डॉक्टर कंसल्टेंसी भी। 100 रुपये पर्ची में आज करीबन 1500 परिवार रोज़ वहाँ पे सेवा लाभ ले रहे हैं। 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, डायलिसिस का है, आँख नाक कान गला जच्चा बच्चा, आपके लीवर किडनी सारी तरह के डॉक्टर, हार्ट के न्यूरो के डॉक्टर वहाँ बैठते हैं जी। बस वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था और कारवां बनता चला गया। तो ऐसा बना कि आज देखता हूँ मैं पीछे मुड़ के तो मुझे विश्वास नहीं होता ही कैसे हुआ। उसमें आज करीबन 3,50,000 के आसपास परिवार यूनिक हमारे वहाँ से एनरोल होकर सेवा ले चुके हैं। अच्छा। 8.5 लाख ओपीडी हमने की हैं। अच्छा। 1700 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी, 2000 से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी वहाँ पे, और करीबन 10,000 आईपीडी, 10,000 डायलिसिस, एमआरआई मार्केट रेट बड़ा नंबर है। 8,000 11,000 के आसपास हमारे गूगल रिव्यू हैं 4.9 में। और
मतलब वो तो चलो एक छोटी बात है, बस मेन बात वो है कि कोई एक बंदा जो तकलीफ़ में है जी उसको थोड़ा सा हमने तकलीफ़ में राहत दी। उस बंदे की जब आंखें मुझे आशीर्वाद देती हैं तो मैं हौसला मिलता है। वो कहते हैं ना, जो जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने एक मेरे दोस्त से शेयर की बात, जी। जो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है। हाँ। तो मनीष भाई, उससे मैंने बात करी तो मैंने कहा, वो हंसने लग गया। मैंने बोला पैसे तेरे पे ज़्यादा हो गए जब ये एनजीओ बना रहे तो कि ब्लैक वाइट करेगा। फिर उसने बोला कि तेरे इससे क्या हो जाएगा, कितने मरीज ठीक हो जाएंगे। तो मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को, तो ऐसे ही पागल होगा, तेरा बिजनेस भी ख़राब होगा। और अब किसी को देखता हूँ, कोई इलाज ठीक हुआ किसी का, किसी के पैसे बचे, किसी का कुछ हुआ, तो लगता है कि मन में सुकून आता है कि यार फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। वो बात आपके लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन वो किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब वो सर्जरी हमारे यहाँ 30-35 हज़ार में सारी सर्जरी जो आती है, जो बड़े हॉस्पिटल में 2-2.5-3 लाख की सर्जरी होती हैं, तो मतलब घुटने बदलने तक की सर्जरी वहाँ होती हैं। मतलब एक न्यूरो और हर्ट को छोड़ के सर्जरी में सारे काम हमारे वहाँ डॉक्टर्स और सारे MBBS MD डॉक्टर हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। और मुझे तो उनकी नॉलेज भी नहीं थी। और बताऊं क्या कि डेस्टिनी कैसे आपको तुषार भाई वहाँ लेके जाती है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बना। आप देखना कैसे भगवान मतलब इच्छा पूरी करता है जी। मुझे कैनविन फाउंडेशन के उस पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। अच्छा। मेरे काम को देख के, और डॉक्टर वाला फील्ड में दिया। अभी करीबन 122 डॉक्टर काम करते हैं कैनविन में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और डॉक्टरेट मेरे आगे लग गई, डॉक्टर वाला काम मिल गया। और आज करीबन 1500-2000 परिवार वहाँ पे रोज़ सेवा ले रहे हैं। फिर उसके बाद भी एक अलग सा ही मतलब दिखता है कि यार कितना मतलब यूनिवर्स कैसे अपने आप को कैसे काम करता है। हाँ, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, फिर वो बस सोचा कि हमारा तो क्या, कुछ ना कुछ नया करते रहना है हर 6 महीने में। फिर महिलाओं पे काम करना है, महिला कौशल सेंटर बनाए, फिर रोज़गार सेंटर, सच्चा साथी ब्रिगेड, जन सेवा के अंदर जहाँ सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाना है सरकारी कॉस्ट पे। फिर धर्म के लिए भी हमारी, जैसे मैंने 6 पिलर बताए ना, बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि बोलने से क्या होगा, करके दिखा, कुछ करके दिखा। तो फिर मैंने जब राम मंदिर बना तो हमने संकल्प लिया 1008 घरों में हम सुंदरकांड के पाठ करेंगे। तो मैंने टीम बनाई, उसका मैकेनिज्म बनाया, कॉल सेंटर बनाया। लोग कॉल करते थे, मेरे जन्मदिन पे सुंदरकांड कराना है, मेरे बच्चे के एनिवर्सरी पे करवाना है, उसकी सगाई हुई उस पे करवाना है। हमारी टीम जाती थी वहाँ पे, मैं पहुँचता था। मैंने एक दिन देखा तुषार भाई, एक झोगी झोपड़ी में बच्चे के जन्मदिन पे उसके घर पे पूरी छत नहीं है। अच्छा। और वो बाहर सुंदरकांड का गली में पाठ करवाया उसने। तो मैं गया उसके पास, तो मुझे घर में लेके गया अंदर, तो वो जी बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले जी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, अभी मैं ऐसे मेरे भी रोंगटे खड़े हुए बताते हुए। वो कह रहे कि जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पे मैं सुंदरकांड का पाठ करवा पाऊंगी। तो वो बातें बहुत छोटी छोटी हैं जी, बट एक अच्छा क्लब होके कैसे हम अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, इसका प्रयास किया। और सुकून मिलता है कि हर घर तक एक उसी भाव से हम पहुँचे। अच्छा, आज मैं नंबर्स में कोई भी बात करूं तुषार भाई कि हम 2000 हमारे विंटस में स्टाफ है, हमारा परिवार है, 3500-4000 हमारे क्लाइंट हैं, हमने 1.25 लाख टन हमारा खुद का माल हुआ जी। हमने पूरे इंडिया में सप्लाई दी, काम किया। बट पता है सुकून किस बात का है तुषार भाई, कि आज सबसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। पहला क्लाइंट, पहला वेंडर, पहला स्टाफ आज हमारी कंपनी में है। अच्छा। एग्जीक्यूटिव से हमारा, वो एग्जीक्यूटिव आज सीईओ की पोस्ट पे है। आज सबसे हमारे मधुर संबंध हैं, हम किसी के साथ आज तक गलत करना नहीं पड़ा। तो इस बात का जो सुकून है या रियल जो सेटिस्फेक्शन है वो इस बात का है। अब कैनविन में भी सुकून और सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि जिन प्रिंसिपल को लेके हम आगे बढ़े थे, बिल्कुल, कि किसी से कमीशन नहीं लेना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना, आज उन पे कायम है हम। तो मैं बताऊं कि हमारी सही परीक्षा हमारे विपरीत समय में नहीं है सर भाई। जब हमारे पास कुछ होता है तब हम क्या किस भाव के साथ उन्हीं नियमों पे हैं, सबसे मुश्किल काम वो है। आज बस इसी बात की हम कोशिश करते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान कभी ईगो ना आए, कभी गलत रास्ते पे ना चलें, गलत आदतों में ना पड़ें। कोई लोग कहते हैं नशा करना जरूरी है, दारू पीनी जरूरी है, जब भी दोस्त बनते हैं, जब भी क्लाइंट बनते हैं। बिल्कुल, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, और बस उसकी जरूरत ना पड़े कि भाई गलत रास्ते पे चलें। तो मुझे लगता है इस बात की ज़्यादा एक मन में खुशी है। तो बस अभी चल रहा है। अब कुछ ना कुछ नई बातें दिमाग में आती रहती हैं, कुछ ना कुछ। ये भी मेरा जो पॉडकास्ट में आने का मकसद है वो भी यही है
कि मैंने जो 44 साल की उम्र है मेरी आज, मैंने जो एक्सपीरियंस कमाए वो मैं बांटना चाहता हूँ। अब मान लो कोई यूथ है 20, 22, 25 साल का लड़का है जो मेरे अनुभव से कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख सकता है, फाउंडेशन मजबूत कर सकता है। उसके 20 साल बच गए उसके, बिल्कुल उसके मैंने 20 साल बचाए उस बात को जो मैंने सीखा। और कई चीज़ें तो मैं अभी जो सीखता हूँ, मान लो अभी 2, 4, 6 महीने में सीखा, मुझे लगता है यार इतनी छोटी सी बात मुझे आज तक नहीं पता। तो यार मुझे ये व्यवहार की एक छोटी सी बात अभी तक नहीं पता थी। तो यार आज मैंने इसको सीखा, तो मुझे जल्दी होती कि मैं जल्दी कैसे इसको लोगों को बताऊं। लोग कहते हैं कि तू लोगों को सिखा के अपने लाइन में कंपटीशन बढ़ा देगा तू, ये है मेरा कई बार घर में भी जिक्र चलता है। बट मुझे इस बात में अच्छा लगता है और मेरा अभी कोई और मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन स्पीकर या कुछ, मुझे कुछ नहीं बनना। बट ये कि मुझे मेरे अनुभव नेचर को वापस देने हैं, तो इसी मकसद से आए हैं। और अच्छा लगता है कि जहाँ हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 किताबें पढ़ने के बाद जो आप सीखेंगे वो शायद एक पॉडकास्ट 1 घंटे का देखने से आप सीख सकते हैं। कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी ठोकरें खाकर सीखने से अच्छा है कि दूसरे ने जो पूरी ज़िंदगी ठोकरें खाई हैं वो आप उसके 20 साल के एक्सपीरियंस को सुन लीजिए और वो ठोकरें आप मत खाइए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि नॉलेज इज़ ऑल्सो अ गोल्ड। जो गोल्ड सिल्वर है उतने ही कीमती नॉलेज भी अगर आप पॉडकास्ट से लेकर जा रहे हो, जो लोग यहाँ तक देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीखेंगे। सीखने की भी एक चॉइस होती है कि मैं आपके पूरे पॉडकास्ट से, इवन मैं भी अभी आपको जब सुन रहा हूँ तो मैंने भी 2-3 चीज़ें सीख ली कि चलो यार ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये मेरी लाइफ में काम आ सकती है या उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है, ज़रूरत जिसकी जैसी वो वैसा सीखता है। कुछ चीज़ें और मुझे समझनी है। जैसे आपने कहा कि संघर्ष जो होता है, असली परीक्षा उस वक्त नहीं होती है, असली परीक्षा तब होती है जब आप संघर्ष से बाहर आ जाते हैं। संघर्ष से बाहर आना ही सबसे मुश्किल का दौर होता है। बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, बहुत लोग परिवार से दूर हो जाते हैं। मतलब संघर्ष का एक ऐसा समय होता है जब आप एक अपनी ज़िंदगी को नया दौर देते हैं। स्ट्रगल से कैसे लड़ना है, क्योंकि जितने लोग हमें सुन रहे होंगे हो सकता है उसमें से बहुत बड़ी संख्या इस बात की हो जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने किसी भी फील्ड में। देखिए, पहली बात तो हमें उसके ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि संघर्ष के विषय क्या हैं। कई बार तुषार भाई है ना, संघर्ष हम कर नहीं होते, हम उसको हावी ज़्यादा कर लेते हैं। हम यदि पेन डाउन करें हमारी कोई भी प्रॉब्लम को, तो मुझे लगता है कि 50% सॉल्यूशन उसका लिखने से ही हो जाता है। बहुत सारे लोग हम माइंड में एक क्लटर बना के रखते हैं चीज़ों का। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसके पास कुछ हो गया ना, वो ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान है। तो खुशी आपके पास कुछ होना नहीं है। बिल्कुल, संघर्ष आपका 70% टाइम पे आपका बनाया हुआ है जी। आप उसको डॉक्यूमेंट करिए। आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किन विषयों को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें कौन से विषय आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो वो हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसका क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब आप दूसरों की हेल्प लेते हो उस टाइम उस हेल्प से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप कई बार क्या होता है, अपने ईगो के चक्कर में दूसरे से बात ही नहीं करते। आपका किसी से भी कोई बात है, मतलब कोई भी विवाद है, संघर्ष है, तकलीफ है, आप उससे बैठ के अकेले में बात करिए, 1 to 1 बात करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमारी बातचीत में आ जाएगा। बट वो बातचीत हमारी मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। तो आप उसके पॉइंट्स लिखिए। कई बार आप कह सकते हो कि यार हम तो किससे करें, वो जिसको बताएं वही फ़ायदा उठाएगा, वो भी हमें चूज करना है, उसको हम देखें। कई बार क्या होता है, जिसको हमने बताया वही हमारे स्वाद ले रहा है, बिल्कुल हरियाणवी भाषा में बोले तो, या वही हमारे को ख़राब कर रहा है। तो वो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जो हमारे क्लोज दोस्त हैं, जो हमारे गाइड हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनसे आप बैठ के अपनी सलाह कीजिए। मैं भी अक्सर ऐसा करता हूँ, जहाँ भी फंसता हूँ, नवीन और हम दोनों बैठते हैं। मेरे जिया जी हैं तायल साहब, सतीश तायल जी, विनय मंगल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा। मैं अक्सर उनके साथ जाके बैठ के बात करता हूँ। मेरे सीनियर स्टाफ हैं, टीम मेंबर हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं बैठ के बात करता हूँ। तो ये संघर्ष के समय पे जब आप बातचीत को बढ़ा देते हो, भगवान की भक्ति बढ़ा देते हो, और आप कड़ी मेहनत करते हो जी, स्मार्ट प्लानिंग, कड़ी मेहनत आप इसको करते हो, तो और इन सारों में एक चीज़ जोड़ दो, दिल से लगातार। आप कोई भी, मैंने एक अपने जीवन का सूत्र बनाया 2-3 जी, दिल से लगातार। मतलब कोई भी आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर रहे हो, उसके आगे ये आप सफिक्स प्रीफिक्स लगा दो। आप दिल से लगातार। मतलब हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं दिल से नहीं करते। बिल्कुल। तो ये तो आपको हर विषय में लगाना है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है
जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर, यहाँ मैं आया हूँ तो मैं दिल से कर रहा से कर रहा हूँ और ये काम मुझे लगातार करना है। आप ये मत देखिए कि मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये सोशल मीडिया भी एक तरह का एक बीज है। बिल्कुल है। आप शुरू में 2 महीने 3 महीने आपको कोई व्यूवर नहीं मिलेंगे, कोई सब्सक्राइबर, बट आप लगातार कर रहे हैं, यूनिवर्स देख रहा है कि आप कितने दिल से मेहनत कर रहे हो, तो कभी वापस बकाया नहीं रखता हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर्स को भी सुना, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी देखा मैंने, जिन्होंने कंसिस्टेंसी रखी उनको सफलता ज़रूर मिली। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में संघर्ष से निकलने के लिए भगवान पे भरोसा, अपनों का साथ, क्लियर कम्युनिकेशन, विजन के प्रति हमारी एक दृष्टा, समय के साथ उसको बांध दे और निरंतर दिल से मेहनत करें। शाम को उसका रिव्यू करें, अगले दिन की फिर तैयारी करें। ये एक पूरा साइकिल है। कई बार हम संघर्ष में 4 पॉइंटों पे अटके हुए हैं, 4 में से 2 काम के है ही नहीं, आप बिना बात के अटके हुए हैं, तो केवल 2 पॉइंट पकड़िए और उन 2 पॉइंट पे आप अपनी जान लगा दो कि मुझे ये करना ही करना है। वो जिद जो होती है ना, वो जिद वो सभी गुणों से बड़ी होती है, बस उस पर करना ही करना है। और वो क्यों करना है इसका रीज़न बड़ा होना चाहिए। उस क्यों में केवल पैसा कमाना है, केवल उसमें दूसरे का हित है, तो वो इसलिए भी आपका संघर्ष सक्सेस नहीं हो रहा। तो वो भाई तो आपका बहुत बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो कैसे बाद में आएगा, क्यों पहले आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यदि वो क्यों आपका ठीक है तो फिर रास्ते तो बनते ही चले जाते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता। और मान लो फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तो आप अपना दूसरा ऑप्शन साथ रखिए, उसको आप थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। बिल्कुल, ये मैं अक्सर करता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला है, शायद यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि कोई चीज़ पे हमने पूरा जोर मार लिया तो भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब या तो समय अनुकूल नहीं है उसका, या मेरे सितारे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको होल्ड कर देता हूँ और थोड़े दिन बाद मैं दूसरे काम में लगता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ, उसको ख़त्म नहीं करता, ठीक है ना उसके बारे में विचार बदलता। जैसे हमने रोजगार सेंटर खोला, हमारा अच्छा नहीं चला, तो मैं उस पर कुछ दिन के लिए मैंने मेरी टीम को बोला 6 महीने इसको होल्ड कर दो, इस पर काम नहीं करेंगे हम, जो बचे हुए विषय हैं, IT है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इस पर काम करेंगे। तो करा। जब अनुकूल समय आता है, अनुकूल समय का कैसे पता लगेगा? अनुकूल समय है जब आपकी पुरानी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं और उनमें से कोई एक काम अनएक्सपेक्टेड आपका हो जाता है, जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बिल्कुल। और उसमें साथ साथ उसी दिन में या उसी टाइम में 1-2 दिन के दौरान में कोई ऐसा बंदा मिल रहा है आपको जो आपके लिए बड़ा, आप मिलना कोशिश कर रहे हो, मिलना था, मिल नहीं पा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम अनुकूल है मेरा, कि मेरे कम एफर्ट में 1 पॉइंट में रिजल्ट आ रहे। फिर मैं क्या करता हूँ, वो जितने पेंडिंग काम थे सारे छेड़ देता हूँ, ले भाई। फिर मैं कहता हूँ सुबह कुछ मेरा सितारा अच्छा चल रहा है, आगे छेड़ ले भाई। और ये मेरा फॉर्मूला मैं तुषार भाई बताता हूँ कि ये 90% से ज़्यादा काम करता है। तो उस टाइम में जब मुझे लगता है ना कि मेरे बिना एफर्ट्स के भी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो मैं कहता हूँ अब ये सारी चीज़ें छेड़ लो। लिस्ट बना के रखता हूँ पहले से, ओल्ड कौन सी चीज़ें हैं, बिल्कुल फटाफट अपनी टीम को बोलता हूँ ये सारे काम इनिशिएट करो। वो उनमें से काफ़ी चीज़ फॉलो में, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें कुछ हुई तो ऑब्वियसली वो तो है, तो वही नियम कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, या फिर जो भी हमारे यूनिवर्स का नियम है उस पर भी मैंने पूरी स्टडी की है कि आप खुद ही पॉजिटिव होगे तो वो पॉजिटिविटी काम कर रही है। मतलब वो आपका समय अनुकूल तो सब आपका वही है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन बोलो, अट्रैक्शन बोलो, तो कुछ भी। जैसे हम रील देख रहे हैं, कोई भी जिस तरह की रील देखेंगे हमारा कोई AI वैसे देता रहता है, तो जैसे हम विचार रखते हैं वैसे हमारे लोग और स्थितियाँ बनती चली जाती हैं। तो ये सिंपल एक फार्मूला मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताया जो मैंने देखा। तो आपके विचार हैं वो आप जैसे सोचते हैं वैसे आपको चीज़ें मिलती हैं। अब सोच कैसे बनेगी? वो हमारी संगत से बनेगी, हमारी प्रैक्टिस से बनेगी। तो ये लाइफ इज़ वेरी सिंपल। इसमें मैंने इसको भी इतना सिंपल तरीके से देखा कि कुछ नहीं है, दिल से काम, निरंतर अभ्यास, दिल से प्रयास, निरंतर अभ्यास, बस इतना ही है, ख़त्म। और इन शॉर्ट समझो तो दिल से लगातार, तो बस इतना ही। और इसको भी पूरे 6 सब्जेक्ट को भी मैंने 3 लाइनों में करा। दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान। इनमें तीनों चीज़ में सब कुछ आ गया। दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान। बिल्कुल। तो भावात्मक तरीके से हम लोगों से जुड़ गए, सम्मान के तौर पे भगवान पे भरोसा हो गया, और काम में हम दिल से लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें आउटकम आएगा। तो रिश्ते भी हो गए, भगवान का नाम भी हो गया, और हमारी खुद की लाइफ भी होगी, सबका साथ सबका विकास भी हो गया। अच्छा, आखिर में मेरे बस 2 सवाल है। पहला सवाल कि सब कुछ, बहुत कुछ पाने के बाद अब आपके आगे का विजन क्या है कि अब ये पाना बाकी है या ये करना बाकी है? देखिए तुषार भाई, जब जो अभी तक भगवान ने दिया है इसको भी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो 10-11 हज़ार की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था जब हम वहाँ से निकले थे कि 11 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमें केवल
अपने आप को तैयार करना है कि मैं तैयार हूँ, नियमों पे हूँ, सच्ची नीयत से हूँ, किसी का बुरा नहीं करना। बस अपने आप पे ये ध्यान रखना है, अपने आप के अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ, कौन सी गलत आदत छोड़ सकता हूँ। बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैं तो महीने से ज़्यादा की तैयारी भी नहीं करता, लेकिन अभी जो नया नया एक मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं कि मैंने एक लाइफ को फिलोसफिकली देखते हुए जो समग्र जीवन का एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उसको एक बुक में उस पर लिख रहा हूँ। अच्छा। तो मैं उस समग्र जीवन हमें कैसे जीना चाहिए और समग्रता क्यों ज़रूरी है, जैसे मैंने शुरुआत भी इसी विषय से की थी, तो उस पर मैं अवेयरनेस समाज में फैलाना चाहता हूँ। ये मेरा एक अगला जीवन का लक्ष्य है। और मैंने ये भी चीज़ देखी कि हमने कैनविन के माध्यम से 3.5 लाख परिवारों तक अपनी सेवा पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन करने से नहीं होगा। केवल करना तो संकेतात्मक हो सकता है, करना तो एक मॉडल बनाना हो सकता है, लेकिन जो बड़ी क्रांति कभी भी आई इस लाइफ में या पीछे हम पास्ट को देखते हैं, तो वो जब तक जन आंदोलन नहीं बनेंगे, कोई भी चीज़ को लेके जन भागीदारी नहीं बनेगी, तब तक बड़े बदलाव नहीं आ सकते। और जन भागीदारी और जन आंदोलन किसी बात के बने तो विचार से बने हैं, शब्दों से बने हैं। बिल्कुल। तो इस बात को मैंने अभी नया नया पकड़ा 6 महीने पहले। तो अभी मैंने कि जो अच्छे विचार हैं उनको इकट्ठा करना है और उनको शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इसी मिशन पे मैं अपने अधूरे जो बचे हुए जीवन को लगा रहा हूँ। और इसमें जो भी नवीन भाई का सपना है, पॉलिटिकली लोगों को एम्पावर करना है, पॉलिटिकली लोगों के दुख सुख में शामिल होना है, उसके विषय में नवीन भाई को सहयोग करना है। और इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को साथ लेके, समाज को साथ लेके, लोगों को एक अच्छे विचारों से जोड़ते हुए कि जीवन के लिए बहुमूल्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जाने के बाद हम क्या लेके जाएंगे, क्या छोड़ना है, उन सारी चीज़ों को धारण करते हुए आज जीवन को हम कैसे बहुमूल्य बनाएं, कैसे हम खुश रह सकें। तो इस विषय पे अच्छा एक कंटेंट क्रिएट करके इसमें मैं लगा हुआ हूँ, उसको फिर घर घर तक पहुँचाना है। भारत को सही मायने में विकसित बनाना है। भारत में विकसित होने के लिए हर परिवार विकसित होना ज़रूरी है, हर विषय पे होना ज़रूरी है। और उसमें भी गुड़गांवा सिटी को एक मॉडल सिटी बना के, उसके कॉलोनी वाइज टीम बना के, उसमें ये सारे मॉडल मेरे जो विचार हैं वो पहुंचा के लोगों के जीवन में कुछ छोटा सा भी बदलाव ला के इसमें प्रयास कर रहा हूं मैं। और मुझे लगता है कि पूरे समाज को, भारत को, राष्ट्र को बदलने की बात छोड़िए, यदि केवल एक व्यक्ति के जीवन में भी मेरे इन प्रयासों का कुछ सकारात्मक बदलाव में सहयोग होगा तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन को सफलता और सार्थकता मिली है। तो इसी एक मिशन पे मैं आज आपके पास पहुंचा हूं, तो बस इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या भविष्य में कोई ऐसा प्लान, अगर मौका मिला तो विधानसभा या संसद में आपको देखने को मौका मिलेगा? मैं ऐसा नहीं रखता विचार खुद का, लेकिन मैंने अपने आपको बताया कि मुझे अगले हफ्ते को, अगले 1 महीने को प्रोडक्टिव बनाना है, आज के दिन को अधिकतम जीना है, बहुमूल्य बनाना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी ऐड करनी है। बस इतना ही मैं सोचता हूँ। मेरे आज के दिन में किसी के लिए मैं गलत ना करूं, मेरे से कोई दुखी ना हो। मैं केवल इतना सोचता हूं, जो कुछ नया सीखता हूं, आप लोगों के पॉडकास्ट देखता हूं, जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनको सुनता हूं, उनमें से कुछ नई चीज़ सीखता हूं और वही फिर आप लोगों के माध्यम से दोबारा वापस उसको दे देता हूं, अपने एक्सपीरियंस साथ जोड़ के। यानी मौका मिला तो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में अपने आप का कोई फील्ड मानता नहीं हूँ। अच्छा। हर काम उसी को साजे जिसका काम उसी को साजे। नवीन भाई के लिए ज़रूर हम ऐसा विजन रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग एक विषय है। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एक अलग विषय है, बिल्कुल, पॉलिटिक्स एक अपना अलग विषय है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, साम दाम दंड भेद। उसमें मैं अपने आप को निपुण नहीं मानता और मैं अपना विषय, अपना सब्जेक्ट ऐसा मानता नहीं हूँ। तो मैं आपके माध्यम से भी बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं देखता। लेकिन पॉलिटिक्स हो या कोई भी विषय हो, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो पॉलिटिक्स को अच्छे करने के लिए जहाँ मेरे सुझाव, जहाँ मेरा सहयोग होगा, उसमें मैं अप्रत्यक्ष तौर पे ज़रूर सरकार के साथ खड़ा हूँ जी। और जहाँ भी विचारों की बात आती है, मैं खुले मन से जो मैं सोचता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ हो, सरकार के साथ हो, पॉजिटिव तरीके से मैं सरकार को भी ये बात चिताता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखा मैंने जीवन में, कैसे बड़ा सोचना है, सबको साथ लेके चलना है, सब चीज़ें बनानी है। तो उनकी जो भी अच्छी बातें हैं उनको मैं धारण करता हूँ जीवन में। बहुत ऐसी, अब विषय बड़ा हो जाएगा, लेकिन हर धार्मिक संस्था से, सामाजिक संस्था से मैंने एक एक चीज़ लेके उसको कैनविन फाउंडेशन में जोड़ा। जैसे आरएसएस से हमने संगठन बनाना सीखा,
जैन समाज से हमने दान देना सीखा, सिख समाज से हमने सेवा करनी सीखी। इसी तरीके से जितने भी विषय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैसे विरोधियों को शांत करना है उसको सीखा, जी। कैसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है वो सीखा। तो हर संस्था से श्री श्री रविशंकर जी से जी। हमने वो आर्ट ऑफ लिविंग सीखी। जी। तो मतलब हर विषय में मैं ऐसा देखता हूँ कि किसी की भी जो अच्छी चीज़ है उसको धारण करके कैनविन फाउंडेशन में मैं लेके आऊँ, और ना केवल विचार, ना केवल शब्द, ना केवल कर्म, इन सब के माध्यम से एक अच्छा संगठन तैयार करके, और जो कैनविन फाउंडेशन के हमारे 4 सूत्र हैं, संस्कार, समर्पण, संगठन और सेवा, इन पे अपने जीवन को लगाना है। तो इसी तरह से करता हूँ मैं। सबका सम्मान, सबका उत्थान, ये मेरे सबका साथ सबका विकास से ही मैंने लाइनें जोड़ी। सबका सम्मान, सबका उत्थान, ये सबका रेस्पेक्ट हो और सबको आगे होलिस्टिकली हम ग्रो करने में हेल्प करें। बिल्कुल। ये मैंने अपने जीवन की 2 लाइनें ऐड की। तो मुझे लगता है कि इन सभी पे जो हमने बनाई है उस पे जीवन को जीना है। उसका आगे बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और समाज के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके स्वयं के लिए भी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की हम बात लगातार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आप आए, और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स हमने देखी थी, जिसके बाद मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, आपकी सक्सेस स्टोरी दुनिया को बतानी और सुनानी चाहिए। तो धन्यवाद एक बार फिर से कि आप स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, आप गुड़गांव से आए हैं यहाँ पर। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुड़गांव में रहने वाले लोग जब हम उनसे कहते हैं कि आपको नोएडा आना है तो आधी कमर वहीं टूट जाती है। नहीं, काम करना है तो आना ही है। बड़ा मुश्किल। तो सर भाई आपका धन्यवाद है कि आप संडे को भी आपने मुझे बुलाया और अपना समय दिया। मैं तो अब इस मिशन पे हूँ कि अपने विचारों को दूर तक पहुँचाना है। बिल्कुल। और बस उसी मिशन में जहाँ मुझे कोई ऐसा बोलता है तो मेरे लिए तो अच्छी बात होती है कि मुझे जाके बात करनी है अपनी। बिल्कुल। तो ये आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे बुलाया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट को देखा है तो यकीनन आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो नीचे लाइक, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना। और एक चीज़ यहाँ से ज़रूर सीख के जाना कि नेक नीयत अगर आपकी है तो आप, जैसे अभी सर ने भी कहा था कि धर्म और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और अगर आप आखिर में जीतना चाहते हैं, आखिर में आप एक बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको थोड़ा विजन बड़ा रखना होगा। विजन बड़ा होगा तो आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका काम हमेशा बड़ा होगा, और उसको सब सुनेंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट को सुना। फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप सर के भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जाकर उन्हें भी फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने पॉडकास्ट सुना है, आपको ऐसी बातें आज जो पॉडकास्ट में सुनने को मिली है, वहाँ पर भी जाकर सुन सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप लोगों का। सर आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।